अबीर सिंह राठौर इतना नॉर्मल बर्ताव इसीलिए कर रहा था क्योंकि जब वह सिंघानिया मेंशन से हल्दी के फंक्शन से वापस गया था तब उसने आस्था के बारे में सारी बातें पता लगवा ली थी कि आस्था किस तरह से गांव से प्रियंका की शादी अटेंड करने के लिए आई थी। लेकिन शादी के टाइम पर प्रियंका के भागने की वजह से आस्था को वह शादी करनी पड़ी थी और किस तरह से अरमान ने उस पर शादी के पहली रात ही फायरिंग कर दी थी और किस तरह से अरमान ने उसे कितनी बार नीचा दिखाया था और अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया था। तो तब से अबीर सिंह राठौर का दिल हल्का फुल्का हो गया था कि आस्था के साथ जबरदस्ती शादी हुई है तो वही जबरदस्ती की शादी से आस्था को निकाल कर अपनी जिंदगी में ले आएगा। तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग में तो यही चल रहा था। तो इसी चक्कर में वह सीधा सीधा अरमान सिंघानिया से टकराने के लिए आ पहुंचा। अब जैसे ही अरमान ने ये देखा कि अबीर ने आस्था के कंधों पर हाथ पर रखा है अब तो उसका कंट्रोल खुद पर से हट चुका था और अचानक अरमान ने मुड़कर अबीर की गर्दन को पीछे से ही कसकर पकड़ लिया था। तब तक अबीर के सभी आदमियों ने आकर अरमान को गन पॉइंट पर ले लिया था लेकिन अरमान पर रत्ती भर भर भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने जोरों से अबीर की गर्दन को मरोड़ना शुरू कर दिया था लेकिन अबीर ने अभी तक अरमान के इस एक्शन के बाद भी अब अपने हाथों को आस्था के कंधे पर से नहीं हटाया था। उल्टा वह गला दबने की वजह से थोड़ा कम बोल पा रहा था तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके दर्द भरी आवाज में बोलता है, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आस्था यानी मेरी बटरफ्लाई, बहुत जल्द मैं तुम्हें अरमान सिंघानिया की जिंदगी से लेकर चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तुम फिक्र मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब जैसे ही अबीर ने ये बोला अरमान की पकड़ अबीर की गर्दन पर और ज्यादा तन चुकी थी तब जाकर अबीर ने आस्था के कंधों पर से अपने हाथ हटाए थे और पीछे मुड़कर बदले में उसने भी अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए अरमान की गर्दन को पकड़ लिया था। अब दोनों बड़ी ही बुरी तरह से एक जगह खड़े होकर अरमान अबीर की गर्दन दबा रहा था तो अबीर अरमान की गर्दन दबा रहा था। तब तक मारिया और टाइगर उन्होंने भी अपनी बंदूक के निकालकर अबीर के आदमियों की तरफ गन पॉइंट करके खड़े हुए थे। अरमान अबीर में टक्कर चल रही थी लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान तुरंत वहां आ गए थे। ध्रुव, आहान अबीर को पीछे हटाने लगे थे और आकाश, सुमित आकर अरमान को पीछे हटाने लगे थे। उन दोनों को रुकने के लिए बोलने लगे थे। वही आस्था तो ये सब कुछ देख नहीं पाती है और उसने जोरों से अपने दोनों हाथों को कान पर रखकर जोरों से डरकर चीखती हैं। अब आस्था की चीखें सुनकर अरमान और अबीर दोनों को ही पकड़ एक दूसरे पर ढीली हो गई थी और दोनों मूड कर आस्था को देखने लगे थे। आस्था चीख मारते ही एकदम आस्था बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी लेकिन तुरंत अरमान ने जाकर उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और वही अबीर भी अब आस्था को इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर परेशान हो गया और थोड़ा सा उसके करीब जाकर वह भी आस्था को संभालना चाहता था लेकिन अरमान ने उसकी परछाई भी आस्था पर पड़ने नहीं देना चाहता था और आस्था को गोद में ले जाकर उसने जितने भी सोफे पर गिफ्ट रखे थे उन सबको नीचे फेंक दिया और आस्था को संभाल कर सोफे पर लेटा देता है और फिर पलटकर अबीर की ओर झल्लाते हुए देखने लगता है। वही अबीर खुद को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, मैं जानता हूं तुमने जबरदस्ती मेरी बटरफ्लाई को अपनी जिंदगी में रखा हुआ है लेकिन याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं बहुत जल्द उसे तुमसे छीन लूंगा, समझे तुम। तभी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान उन दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए थे क्योंकि अगर वह दोनों को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के एक बार फिर से जान के प्यासे बन जाते और एक दूसरे की जान लेकर ही मानते। तभी सुमित ने अबीर की ओर देखकर कहा, अबीर सिंह राठौर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो अरमान की पत्नी है, तुम इस तरह से उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। तभी अबीर हल्के से पोलाइट वॉइस में बोला, देखो वो लड़की, ये लड़की मेरी जिंदगी बन चुकी है, इसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और वैसे भी अगर वो अरमान सिंघानिया से इतना डरती है तो वह मुझसे प्यार जरूर करेगी। वह अरमान से प्यार नहीं करती है, सिर्फ वो उससे डरती है। अब अरमान खा जाने वाली नजरों से अबीर को देख रहा था और अगले ही पल खड़े होकर बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है, तुमसे प्यार करती है, ये कहना चाहते हो क्या तुम? तभी अबीर अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है, लेकिन एक बात जान लो अरमान, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा, वह भी प्यार से। और तुमने सिर्फ और सिर्फ डरा धमका कर उसे अपने पास रखा हुआ है और जब मैं उसे प्यार करूंगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। ये कहते हुए अबीर आस्था को देख रहा था
लेकिन अरमान तुरंत उसकी नज़रों के सामने जाकर खड़ा हो गया था और बोलता है, अपनी हद में रह अबीर सिंह राठौर, इससे पहले कि मैं तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूं, इतने टुकड़े करो कि तुम्हारे पिता को टुकड़े जोड़ने में भी सालों लग जाए। तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को वादा किया है कि उसे जमीन के बदले मैं उसके बेटे को कुछ नहीं करूंगा, वरना जिस दिन तुमने मेरी बीवी पर पहली बार नजर डाली उसी दिन मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर देता। फ्लैशबैक, जिस जमीन को लेकर अबीर और अरमान में लड़ाई हुई थी, उस जमीन को अमरेंद्र से अरमान ने उसके बेटे की जान के बदले ही हासिल किया था। उसने अबीर को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया था कि उन्होंने खुद ब खुद वह जमीन अपने बेटे अबीर सिंह राठौर की जान के बदले अरमान को दे दी थी। फ्लैशबैक एंड एक यही वजह थी कि अरमान अभी तक अबीर सिंह राठौर की जान नहीं ले रहा है, वरना आस्था के ऊपर गंदी नजर रखने वालों की वह आंखों तक निकाल लेता। और यहाँ तो अबीर ने सीधा सीधा आस्था को प्रपोज कर दिया था और उसे अपना बनाने के ख्वाब देखने लगा था, लेकिन फिर भी अरमान ने उसे जिंदा छोड़ रखा था सिर्फ एक वादे के रहते। अब जैसे ही अरमान ने उसे वादे की याद अबीर को दिलाई, अबीर की आंखों में खून उतर आया था और वह बोलता है, अरमान सिंघानिया, बहुत जल्द मैं अपनी जमीन के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी तुमसे छीन लूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो रोक कर दिखाना। तभी अरमान सिंघानिया ने अबीर के कॉलर को ठीक करते हुए बोला, अच्छा, बहुत ताकत है ना तुम में, ठीक है, जो तुम्हारा दिल आए करो, मेरे कोई भी आदमी तुम्हारी जान नहीं लेगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह से मुझसे सब कुछ छीनते हो। ऐसा बोलकर अरमान उसकी ओर नफरत से देखने लगता है। तभी आहान और ध्रुव ने अबीर को वहां से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया था और अबीर सब पर एक नज़र डालता हुआ, एक नज़र बेहोश आस्था को देखकर जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर निकल चुका था। वही उसके जाने के बाद आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान चारों ने अरमान को पीछे से पकड़ लिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त अरमान की फिजिकल कंडीशन भी ठीक नहीं है और शायद अब उसकी मेंटली कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तब उन चारों ने अरमान को अच्छे से सहारा दिया था और उसे एक साथ आस्था के पास बैठा दिया था और साथ ही साथ मारिया को उन्होंने इशारा कर दिया था कि वह डॉक्टर को बुलाए और आकर आस्था का ट्रीटमेंट करवाए। तब तक आस्था को उन्होंने अरमान के ही प्राइवेट केबिन में, जो प्राइवेट रूम था, उसमें शिफ्ट करवा दिया था और वो सब अरमान को लेकर सोफे पर बैठ गए थे। तब आकाश ने सुमित की ओर देखा और ध्रुव, आहान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी सबने एक साथ अपनी गर्दन हाँ में हिलाई दी थी, क्योंकि वो सब आज अरमान को समझाना चाहते थे। तभी आकाश ने कहना शुरू कर दिया, अरमान, मेरी बात ध्यान से सुनो। आस्था आपसे बहुत प्यार करती है, आस्था तुमसे बेहद मोहब्बत करती है और आस्था की मोहब्बत बेदाग है, उसका किसी तरह का कोई कसूर नहीं है। अरे वह है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उससे प्यार करने लगे तो तुम्हें अबीर सिंह राठौर की बातों का असर आस्था पर नहीं डालना है। आस्था को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम दोनों के बीच क्या चैलेंज हुआ है। आस्था को प्यार से अपने पास रखो, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। उसके बाद सुमित ने आगे कहना शुरू कर दिया था, आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है अरमान, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो जमीन भी तुम्हारी है और आस्था भी तुम्हारी है। तभी ध्रुव और आहान बोलते हैं, यस भाई, डोंट वरी, भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, हमने खुद उनकी आंखों में आपके लिए बेशुमार प्यार देखा है और वह हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके दुख सुख में आपकी साथी बनेंगी, हमें पूरी उम्मीद है, भाभी बहुत प्यारी है। तभी अरमान ने चारों को बारी बारी से देखता है और उन चारों की ओर देखकर बोलता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। डॉन, टी वरी, मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, उन चारों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। उसके बाद अरमान ने उन चारों की ओर देखकर कहा, आज जो कुछ भी ये हुआ है उसके बाद से आस्था काफी ज्यादा डरी हुई है। एक काम करो, घर पर अच्छे से आस्था के वेलकम की तैयारी करो। आस्था जब घर आए तो उसे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आए, समझ रहे हो ना मेरी बात। अरमान की बात सुनकर उन चारों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उन्होंने तुरंत हाँ में सर हिला दिया था। उन्होंने तभी ध्रुव बोलता है, अगर भाई आप इजाजत दे तो आज शाम को मेहंदी का फंक्शन कर ले, या फिर कुछ और। ध्रुव ने इतना ही कहा था कि तभी अरमान ने उसकी ओर अपना सर दोनों तरफ हिलाकर इशारा कर दिया था, यह आइडिया भी बिल्कुल ठीक रहेगा। आज मेहंदी के फंक्शन की तुम लोग तैयारी करो, आस्था के ठीक होते हैं मैं उसे लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चारों को देखने लगा था और वह चारों भी खुशी से वहां से चल दिए थे। उन चारों के जाने के बाद अरमान, जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल नॉर्मल में बात कर रहा था,
अचानक से उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया था और वह मन ही मन में बोलता है, क्या मैं अपनी बीवी के साथ नॉर्मल बर्ताव नहीं कर रहा हूँ? क्यों इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके साथ अब नॉर्मल हो रहा हूँ? लेकिन फिलहाल मारिया जल्दी ही एक डॉक्टर को लेकर वहाँ मौजूद थी और जल्दी से आस्था का चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शंस दिए थे जिससे आस्था फिलहाल थोड़ी देर उसे रेस्ट करने के बाद होश आ जाना था। वही मलाइका अब पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। मलाइका को ये तो पता था कि अरमान सिंघानिया आज ऑफिस में आया है, लेकिन उसकी एक भी झलक वो देख नहीं पाई थी। वो 10th फ्लोर तक तो आ गई थी, लेकिन 12th फ्लोर पर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से उसे अरमान ने 12 फ्लोर से जाने के लिए कहा था, तब से उसने हिम्मत ही नहीं हुई कि वापस से वो 12th फ्लोर पर जाए, क्योंकि वह अरमान सिंघानिया के आसपास रहना चाहती थी। अगर वो इस तरह से अरमान की बात नहीं मानती हैं तो अरमान एक झटके में उसे जॉब से निकाल सकता था। तो इस बात का रिस्क ना लेते हुए मलाइका अब बेचैनी से 10th फ्लोर पर इधर उधर टहलने लगे थी। थोड़ी देर बाद टाइगर और मारिया भी वहां आ गए थे। मलाइका उन दोनों से ही सवाल करना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है क्या, क्योंकि जिस तरह से कितने सारे गॉड्स, अबीर सिंह राठौर साथ ही साथ ध्रुव, आकाश, सुमित, उन सबको तो मलाइका ने देख लिया था। तो इसीलिए उसके मन में कितने सारे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है इस तरह से, लेकिन वह कुछ भी किसी उन दोनों से कह नहीं पाई थी, क्योंकि वो दोनों तो एकदम सपाट चेहरा लिए जाकर एक जगह बैठ गए थे। वही देव तुरंत अरमान के सामने मौजूद था। अरमान ने जो इम्पोर्टेंट काम के लिए देव के लिए ऑफिस भेजा था वो काम हो गया था और उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। तो वह मीटिंग कहीं और नहीं बल्कि अरमान के ही ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में होनी थी। सारी मीटिंग की तैयारी ऑलरेडी देव ने कर ली थी, हालांकि आस्था तो अभी आराम कर रही थी। तो इसीलिए अरमान ने सोचा कि तब तक आस्था आराम कर रही है, तब तक क्यों ना वो मीटिंग अटेंड कर लें, क्योंकि इस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट अरमान के लिए बेहद जरूरी था, वरना वह कॉन्ट्रैक्ट रायचंद परिवार को चला जाता। लेकिन रायचंद परिवार को अरमान इतनी सी भी कामयाबी नहीं देना चाहता था, इसीलिए जल्दी ही अरमान अब अपने ऑफिस के 7th फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद था। और वही मलाइका अब खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उस मीटिंग में मलाइका भी मौजूद थी। वह तो अरमान को देखने के लिए ही ऑफिस आया करती थी। अब अरमान को अपने सामने देखकर मलाइका की खुशी का कोई ठिकाने नहीं था। कभी अरमान के बड़े ही हैंडसम से चेहरे को देख रही थी, तो कभी सूट के अंदर से ही जो उसकी शानदार बॉडी रिवील हो रही थी उसे अस्यूम कर रही थी। अरमान अब पूरी तरह से अपनी मीटिंग में बिजी हो गया था। वहीं दूसरी ओर आस्था की कुछ 20 से 25 मिनट बाद आंखें खुलने लगी थी और जैसी वह धीरे धीरे उठकर बैठी तो उसने अपने आप को एक बड़े ही शानदार लग्जरियस से कमरे में पाती है। आसपास देखकर आस्था को अंदाजा हो रहा था कि यह कितना महंगा कमरा है, वहां पर रखी हुई हर एक चीज कोई नॉर्मल चीज तो थी ही नहीं। आस्था जल्दी से उठी और उसने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। लास्ट टाइम हल्का सा अपने दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आया कि उसके सामने तो अबीर सिंह राठौर खड़ा हुआ था और वो सोचने लगी, क्या अबीर सिंह राठौर की जान चली गई? क्या अरमान सिंघानिया ने उसकी जान ले ली? क्योंकि अरमान ने बहुत पहले ही उसे वेरी मच क्लियर कर दिया था कि उसके आसपास उसे किसी का भी रहना पसंद नहीं है। वह नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई भी रहे, लेकिन अब अबीर का इस तरह से उसके आसपास रहना, खुलेआम अरमान के सामने उसे प्यार होने का दावा करना, कहीं ना कहीं आस्था को अंदर ही अंदर डरा गया था और उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं अरमान ने अबीर की जान ना ले ली हो, क्योंकि आस्था अपनी वजह से किसी की भी जान अपनी वजह से जाते हुए नहीं देख सकते थी। अब जैसे ही आस्था की आंखें खुली वो फटाफट से उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी थी और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। जल्दी से उसे दरवाजा दिखाई दे गया। फटाफट से खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करके अपना फेस पर अपना दुपट्टा फिराकर अच्छे से आस्था जल्दी ही उसे कमरे से बाहर निकलती है। और जैसे ही वह बाहर निकली तो अरमान के शानदार ऑफिस को देखकर चौंक गई। तब उसे इस बात के बारे में पता चला कि शायद अरमान के ही ऑफिस में ही है। उसने आराम करने के लिए रूम बनवाया होगा। अब जल्दी ही आस्था अपने चारों तरफ देखने लगी थी। उस वक्त पूरे केबिन में अकेली वही खड़ी जल्दी बाहर निकलकर आसपास देखने लगी थी। वहां पर पूरे फ्लोर पर उसे वक्त कोई नहीं था, क्योंकि अरमान तो ऑलरेडी मीटिंग के लिए गया हुआ था और आस्था को तो सच जानना था कि आखिरकार उसकी बेहोश होने के बाद हुआ किया है। तो इसीलिए वो अब वहां से नीचे जाने का रास्ता खोजने लगी और अपने आसपास अच्छी तरह से देख रहे थी। आस्था को सीढ़ियां नजर आ गई, लेकिन क्योंकि वह अभी तो बेहोशी की हालत से बाहर निकली थी तो सीढ़ियों से जाने की उसने हिम्मत नहीं की, लेकिन लिफ्ट में उसे अकेले जाने में डर लग रहा था।
लेकिन साथ ही साथ वह ये भी जानना चाहती थी कि आखिरकार उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ, क्या अबीर सिंह राठौर जिंदा है या नहीं है, या उसकी जान चली गई है, या फिर अरमान कैसा है, अरमान उसके साथ क्यों नहीं है। इतने सारे सवाल उसके मन में थे, तो इसीलिए फटाफट से उसने अपने लिफ्ट के डर को साइड में रखकर उसमें एंट्री कर दी और फटाफट से उसने उल्टे सीधे बटन दबा दिए थे। और वो बटन उसने सीधा 5th फ्लोर का दबा दिया था, 5वें फ्लोर का, जहां उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रही है, और आंखें बंद करके वो खड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर कॉन्फ्रेंस रूम में अरमान की मीटिंग लगातार चले जा रही थी, लेकिन इस बीच मलाइका बार बार सिर्फ अरमान को घूरे जा रही थी। तो अरमान को इस तरह से घूरना देव को पसंद नहीं आया था, क्योंकि देव भी इस वक्त वहां मौजूद था, और देव कहीं ना कहीं मलाइका की सारी इंटेंशन जानता था कि मलाइका आखिर क्या करना चाहती है क्या नहीं। इसीलिए देव ने बहाने से मलाइका को ऑर्डर दिया कि वो यहाँ से अभी और इसी वक्त चली जाए, वैसे भी मीटिंग हो रही है, उसकी यहाँ कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, और जाकर यह चेक करें कि कोई उसके बाद कोई और मीटिंग तो नहीं है। ऐसा बोलकर उसने बहाने से मलाइका को वहाँ से भगा दिया। मलाइका जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि देव ने सबके सामने उसे जाने के लिए कहा था, तो उसके पास वहाँ से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मलाइका गुस्से से फुदकती हुई वहां से बाहर निकल गई थी, और सीधा वह भी 5th फ्लोर पर पहुंच गई थी, क्योंकि 5th फ्लोर पर अरमान के कम से कम 100 से 150 कर्मी एक साथ काम किया करते थे, वो बेहद बड़ा था। वो फ्लोर अब आस्था जैसे ही लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकी, आस्था जल्दी से बाहर निकलती हैं और वहां पर 100-150 लोगों को, शायद इससे भी ज्यादा लोग होंगे। आस्था के पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनकी गिनती कर पाए। उसका दिमाग उन सब लोगों को एक साथ देखकर पूरी तरह से चकरा गया था, क्योंकि लिफ्ट के ठीक बराबर से दरवाजा जा रहा था। दरवाजे के अंदर से जैसे उसने वहां इतने सारे लोगों को देखा तो उसकी सीटी पिट्टी गुम हो गई थी। आस्था पागलों की तरह हर एक को वहां देखने लगती है। वही जितने भी लोग थे उस वक्त अपने अपने सिस्टम के सामने बैठे हुए थे, सबके सामने एक लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था, कुछ के हाथों में फाइल थी, सभी अपने अपने काम करने में पूरी तरह से व्यस्त थे। अब जैसे ही आस्था वहां गई और उसने इतने सारे लोगों को देखा, तो अचानक से उसका सर चक्कर आने लगा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और एक टेबल पर रखा हुआ पानी का बोतल उठाकर सीधा उसने अपने होठों से लगा लिया था। अब जैसे ही आस्था ने एक लड़की का बिना उससे पूछे पानी पी लिया, अब तो वो लड़की घूरकर आस्था को देखने लगती है और मुंह सिकुड़ते हुए बोलती है, लड़की कौन हो तुम, और तुम इस तरह से यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे इस तरह से मेरा पानी पीने की। आस्था उस लड़की को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, देखिए आप हमें माफ़ कर दीजिए, वो हमें बहुत प्यास लगी थी और हमारा सर भी चकरा रहा था, इसीलिए हमने पर आपके बोतल से पानी पी लिया, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। आस्था ने बड़े ही सिंपल और शादी सी लैंग्वेज यूज़ की थी। आस्था की लैंग्वेज, उसका पहनावा देखकर वो लड़की जोरों से उसे पर हंसते हुए बोली, ए लड़की कहीं गांव से उठकर आ रही हो क्या, ऐसा लग रहा है कि कहीं के गवार यहाँ आकर खड़ी हो गई है, कहाँ से आई हो तुम, हाँ बोलो जवाब दो। ऐसा बोलकर वह लड़की अब आस्था को घूरने लगी। अब उस लड़की की थोड़ी सी तेज आवाज सुनकर सभी लोग आस्था को देखने लगते हैं, और जब इतने सारे 150 से ज्यादा लोग एकदम से आस्था को देख रहे थे, आस्था को बड़ा ही अजीब सा लगने लगा था, और आस्था का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा को लो गया था। इतने सारे लोगों को उसने जिंदगी में एक साथ फेस नहीं किया था, यहाँ तो सभी लोग एक साथ उसे देख रहे थे। तभी आस्था हड़बड़ा कर बोली, देखिए आप प्लीज बात को मत बढ़ाइए, हम तो बस यहाँ अरमान जी से मिलने आए हैं। अब जैसे ही आस्था ने अरमान जी कहा, सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे, क्योंकि वो लड़की थोड़ा तेज आवाज में बताती है। तो सभी लोगों का ध्यान ऑटोमेटिक आस्था और उस लड़की पर चला गया था। उस लड़की का नाम निधि था, जो कि अरमान की ऑफिस में पिछले 3 सालों से काम कर रही थी, लेकिन उसने भी आज तक अरमान को नहीं देखा। अब जैसे ही आस्था ने सीधे सीधे ये बताया कि हम तो यहाँ अरमान जी को ढूंढ रही है, वो लड़की जोरों से हंसने लगे थे। अच्छा, हमें यहाँ काम करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया है, आज तक हमने अरमान सिंघानिया को नहीं देखा, यानी हमारे बॉस को नहीं देखा, और ये लड़की जिसे यहाँ आए 3 मिनट भी नहीं हुए हैं, यह अरमान सिंघानिया को देखना चाहती है और उससे मिलना चाहती है, जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग अपॉइंटमेंट लेकर भी घंटों इंतजार करते हैं, ये लड़की उनसे मिलना चाहती है। ऐसा बोलकर वो सभी अब आस्था को घूरने लगी। अब आस्था को समझ में नहीं आया कि वो उन लोगों को क्या जवाब दें,
क्योंकि आस्था का पहनावा काफी ज्यादा सिंपल था और अरमान तो अब जानबूझकर आस्था को बिल्कुल पूरे कपड़े पहनाता था, जहां से आस्था के जिस्म का कोई भी हिस्सा रिवील नहीं हुआ करता था। वह तभी मलाइका देव के मीटिंग से निकाले जाने के बाद, जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के चक्कर में 150 लोगों पर हुक्म चलाने के लिए वहां आ रही थी। अब जैसे ही वहां पर इस तरह से सब लोगों को काम धाम छोड़कर दो लड़कियों की बातें करते हुए सुना तो वो आग बबूला हो उठी थी और चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और इस तरह से तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अपना काम छोड़कर इस तरह से गप्पे हाँकने की। तभी निधि घबरा गई और डरते हुए बोली, मलाइका मैडम, हमारी कोई गलती नहीं है, ये लड़की यहाँ आ गई है और ना जाने क्या क्या बकवास किए जा रही है, और ऊपर से हेडलाइन सुनो, ये कह रही है कि इस अरमान जी से मिलना है, यानी कि कंपनी के बॉस से मिलना है। तब मलाइका घूरकर आस्था को देखने लगी थी। आस्था को हालांकि वह मॉल में देख चुकी थी, लेकिन वह काफी दिनों की बात हो गई थी तो आस्था का चेहरा उसके दिमाग से निकल गया था। और वैसे भी उसे इस बात की गलतफहमी थी कि आस्था की तो जान चली गई होगी उस दिन, लेकिन आस्था अब काफी बदल चुकी थी। शादी के बाद वह और भी ज्यादा खूबसूरत और हो गई थी और उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। उसे वक्त आस्था काफी खराब कपड़ों में मॉल में थी, एकदम भिखारन सी लग रही थी। और इसीलिए मलाइका को पहली नज़र में आस्था जानी पहचानी तो लगी, लेकिन वह उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाई थी। तभी मलाइका आस्था के सामने खड़ी हो गई और आंखें मटकाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम्हें किससे मिलना है और तुम हो कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से यहाँ बिना परमिशन के आने की, और ये सिक्योरिटी कहाँ मर गई, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं रोका। तभी आस्था रिलैक्स करते हुए बोलती है, देखिए आप हमें गलत समझ रही है, हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अरमान जी को ढूंढ रहे थे, पता नहीं वह कहाँ चले गए हैं और हम गलती से यहाँ आ गए हैं। अब तो मलाइका का पारा बढ़ चुका था, क्योंकि एक तो देव ने उसे अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से निकाला था क्योंकि वह अरमान को देख रही थी, और लेकिन अब आस्था का इस तरह से बोलना उसे अंदर तक उकसा गया और मुंह सिकुड़ते हुए बोली, अपनी हद में रहो दो कौड़ी की लड़की, इस तरह से सीधे सीधे यहाँ खड़ी होकर हमारे बॉस का नाम ले रही है। आखिरकार कहाँ से आई हो, कौन से गांव से उठकर आई है तू यहाँ पर। ऐसा बोलकर मलाइका अब सीधे सीधे आस्था को डांटना लगी। और वही आस्था मलाइका कितनी तेज आवाज सुनकर आंखें भर आती हैं और वह बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रही है मलाइका जी। क्योंकि निधि मलाइका को मलाइका मैडम बोल रही थी तो आस्था समझ चुकी थी कि उसका नाम मलाइका है, तो इसलिए वह बोली, देखिए मलाइका जी, आप हमें गलत समझ रही हो, हम वाकई अरमान जी के साथ ही उसे ऑफिस में आए थे, लेकिन अभी हम खो गए हैं, हमें नहीं पता कि अरमान जी कहाँ है, कौन से फ्लो पर है। अब तो मलाइका के सर में दर्द होने लगता है और अचानक उसने आगे बढ़कर आस्था के बालों को कसकर पकड़कर और बोलती है, दो कौड़ी की लड़की इस तरह से खड़ी होकर और मेरे अरमान का नाम लेगी, खबरदार जो तूने अरमान सिंघानिया का नाम अपनी जुबान पर भी लाई तो समझी। अब आस्था मलाइका के इस तरह के एक्शंस के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और वह घबराने लगी और खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, देखिए आप हमें गलत समझ रही है, हम वाकई अरमान जी के साथ ही ऑफिस में आए थे, लेकिन अब हम खो गए हैं, प्लीज़ हमारी तबीयत ठीक नहीं, आप हमारे बालों को छोड़ दीजिए, हमारे बालों में दर्द हो रहा है। ऐसे बोलकर आस्था मलाइका से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन मलाइका तो किसी और लड़की के मुंह से अरमान का नाम सुनना ही नहीं चाहते थी। तो भला इस तरह से अपने सामने खड़ी हुई लड़की को भला हुआ अरमान का नाम कैसे लेने दे सकती थी। मलाइका को क्या पता था कि जिसके वो बाल खींच रही है वो उसके बॉस की जान है, लेकिन फिलहाल तो आस्था की जान हलक में आ गई थी और वह बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रही है, हमें बोलने का मौका तो दीजिए, बस हम एक बार अरमान जी से मिलने दीजिए ना, वह आपको सब सच बता देंगे प्लीज़। अब आस्था घबराहट में ये भी भूल गई कि वह अरमान की बीवी है, ये बात इन लोगों को बता दे, लेकिन जो लोग उसके वहां खड़े होने पर तंज कर रहे हैं, भला वह कैसे इस बात को मानेंगे। लेकिन फिलहाल आस्था ने अब थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कहा, देखिए मलाइका जी, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही है, अगर अरमान जी को पता चलेगा तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी मलाइका ने आस्था के बालों को कसकर पकड़कर एक झटके से छोड़ दिया था और आस्था हल्का सा पीछे निधि की डेस्क से जा लगी, जिसकी वजह से निधि का जो रखा लैपटॉप सिस्टम रखा हुआ था वो तुरंत नीचे गिर गया था और निधि पूरी तरह गुस्से से आग बबूला हो उठी थी और तिलमिला कर बोली, यह पागल लड़की, गवार लड़की, ये क्या किया तूने, मेरा सारे प्रोजेक्ट जो मैंने तैयार किया था, मेरा सारा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया तूने, मेरा सिस्टम खराब कर दिया, जानती भी है सिस्टम की कितनी कीमत है, कभी उससे पहले तूने कंप्यूटर देखे हैं। ऐसे बोलकर निधि आस्था की इंसल्ट करने लगी। वही आस्था तो अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से कभी निधि को देख रही थी
तो कभी मलाइका को देख रही थी। वही मलाइका घूरकर अब आस्था को बोलती, एक तो तुमने बिना परमिशन इस तरह से हमारे ऑफिस में आकर बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। और मैं सीधा सीधा अब पुलिस को फ़ोन करूंगी जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी। अब जैसे ही मलाइका ने ये कहा, आस्था तो डर गई थी, क्योंकि अपने बचपन में एक बार पुलिस का उसने बड़ा ही भयानक रूप देखा था। जब से पुलिस को लेकर उसके मन में कुछ अलग ही तरह का डर हुआ करता था। जिस वक्त आस्था के माँ बाप की जान गई थी, आस्था ने अपनी नानी माँ को उस इंसान के बारे में बताया था जिसने आस्था के माँ बाप की जान लेने के बाद उनकी मौत को एक्सीडेंट करार दिया था। और नानी माँ ने पुलिस केस की शिकायत करने के बारे में सोचा था, लेकिन पुलिस ने उल्टा छोटी सी आस्था को ही काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान किया था और उसे ढेर सारे से अलग अलग तरह के सवाल करके मासूम नन्ही सी आस्था के मन में पुलिस के लिए वह खौफ डर पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से आस्था उसके बाद कभी किसी पुलिस वाले को फेस नहीं कर पाई थी। लेकिन आज जैसे ही मलाइका नहीं इस तरह से पुलिस का नाम लिया, आस्था तो डर के मारे कांपने लगी थी और वह डरते हुए बोली, देखिए मलाइका, आप इन सब में पुलिस को कहाँ से लाएंगी? हाँ, हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप पुलिस को मत बुलाइए। अब मलाइका आस्था को घबराता हुआ देखकर और ज़्यादा शेर हो गई थी, क्योंकि उसे तो इस बात का शक था कि आस्था घुसपैठिया है जो यहाँ आकर घुस गई है। लेकिन अब जिस तरह से आस्था पुलिस के नाम से डर रही थी, तो मलाइका तो पूरी शोर हो गई और आंखें छोटी करते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम किस गलत इंटेंशन के साथ यहाँ ऑफिस में आई हो, वरना इस तरह से पुलिस के नाम से नहीं घबराती। अब तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ही करूंगी। वैसे भी तुमने हमारे ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है और मुझे तो लगता है कि तुम जरूर किसी न किसी राइवल कंपनी से यहाँ आई हो ताकि तुम हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सको। लेकिन मलाइका के होते ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इस ऑफिस की फ्यूचर मालकिन हूँ। मैं अरमान सिंघानिया से बहुत जल्द शादी करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ की ऑटोमेटिक मालिक बन जाऊंगी। अब जैसे ही मलाइका का ने ये कहा, आस्था तो हैरान हो चुकी थी। इतना ही नहीं, अपने पति के बारे में वो इस तरह की बातें मलाइका से नहीं सुन सकती थी। भले ही वो थोड़ी देर पहले पुलिस के नाम से घबरा रही थी, लेकिन इस तरह से भला कोई लड़की उसके पति के बारे में उसी के सामने खड़ी होकर कैसे कह सकती थी? तभी आस्था गुस्से से घूरते हुए बोलती है, यह आप क्या बकवास कर रही है? आप अरमान सिंघानिया से शादी करेंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह हमारे पति है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, एक पल के लिए आस्था की बात सुनकर पूरे के पूरे 150 लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे, सबको सांप सूंघ गया हो। ऐसा लगने लगा था मानो कि उसे वक्त वहां कोई मौजूद ही ना हो। और तभी सभी लोग एकदम से सभी लौंग खिलखिलाकर हंसने लगे, क्योंकि सभी को ये जोक ऑफ द डे लगा था कि एक गवार लड़की जो पुलिस के नाम से डरती है, घुसपैठिया लड़की जो यहाँ आकर अरमान से मिलने का दावा करती है और उसके बाद उसकी बीवी होने का दावा कर दिया, तो उन लोगों को तो आस्था पूरी तरह से पागल नजर आ रही थी और वह सभी आस्था पर बुरी तरह से हंसने लगे थे। लेकिन आस्था के मुंह से यह सुनकर कि वह अरमान सिंघानिया की पत्नी है, मलाइका के खून में आग लग गई थी। उसने आगे बढ़कर आस्था की बाजू को कसकर पकड़ा और वहां पर बुरी तरह से नोचते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अरमान सिंघानिया का नाम लेने की? उसका नाम लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं उससे शादी करूंगी। और तुम जैसी लड़कियां जो ना जाने अरमान सिंघानिया के करीब आने के कितने ही सपने देखते हैं, वो इसी तरह से सपने देखते रह जाएंगी। ऐसा बोलकर मलाइका अब आस्था को घूरने लगी थी। वही आस्था की तपसिटी पुट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। उसे तो अभी तक इस बात का पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार उसकी गलती क्या है, उसने क्या किया है जो ये मलाइका उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। वहीं दूसरी ओर अरमान जल्द ही अपनी मीटिंग कंप्लीट करने के बाद अपने फ्लो पर चला गया। वहां जाकर सीधा वह बेडरूम में गया, लेकिन जैसे उसने आस्था को वहां नहीं देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। उसके मन में एक अजीब सा डर सता रहा था कि कहीं आस्था को अबीर सिंह राठौर के पास तो नहीं चली गई। हालांकि आकाश सुमित ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया था कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उसकी है और वह आस्था उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी अरमान के मन में ये सवाल आ गया, क्योंकि अरमान का स्वभाव ही ऐसा था। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक औरत का धोखा और एक डरावना रूप ही देखा था, लेकिन आज इस तरह से आस्था को वहां ना देखकर उसकी नसें तन गई थी और वह एकदम से ही आग बबूला हो उठा था और फटाफट से उसने मारिया और देव साथ ही साथ टाइगर को अपने पास बुला लिया। तीनों सर झुका कर उसके सामने खड़े हुए थे। तब अरमान बारी बारी से उनकी ओर देखकर बोलता है, आस्था कहाँ है? अब जैसे ही उसने बारी बारी से इस तरह से ये बोला, अब तो वह तीनों भी परेशान हो गए थे। उनके चेहरे पर भी परेशानी क्या भाव आ गए थे, क्योंकि आखिर आस्था कहाँ जा सकती हैं?
आस्था तो यही थी, और अचानक से आस्था कहाँ चली गई, तो कहीं ना कहीं वह लोग भी परेशान हो गए थे। तभी देव थोड़ा सा हकलाते हुए बोला, लेकिन बॉस मैडम तो अपने ऑफिस में ही थी, हमने मैडम को नहीं देखा। टाइगर और मारिया भी एकदम चुप खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी आस्था के बारे में नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर मलाइका, जो कि गुस्से से भर उठी थी, उसने जल्दी ही पुलिस को फोन कर दिया था कि वह जल्दी से आए, और एक लड़की जो उनके ऑफिस में जबरदस्ती घुस आई है और उनके डॉक्यूमेंट को चुराना चाहती है, वह फटाफट से उसे अरेस्ट करके लेकर जाए। दूसरी ओर वही अरमान ने उन लोगों की बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया था। इससे साफ नजर आ रहा था कि इस वक्त वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है। तभी देव जल्दी से बोलता है, बॉस फिक्र मत कीजिए, हम अभी सारी सीसीटीवी सिस्टम चेक करते हैं और देखते हैं कि भाभी मैडम कहाँ गई। ऐसा बोलकर अब देव जल्दी ही अरमान के फ्लो पर लगे सी टीवी सिस्टम चेक करने लगा था। वहीं दूसरी ओर आस्था बुरी तरह से कांप रही थी। हालांकि आस्था सबका मुकाबला करना भी जानती थी, लेकिन उस वक्त तो वो खुद थोड़ा सा बीमार थी, तो जिस वजह से वह मलाइका और इन सभी ऑफिस वालों का सामना नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब तो अरमान सिंघानिया के ऑफिस का नाम सुनकर के अरमान सिंघानिया के ऑफिस में कोई घुसपैठिया घुस आया है। अब तो जल्दी ही पुलिस की धारदार टीम वहां आ गई थी। कितनी सारी पुलिस फोर्स जल्दी ही फिफ्थ फ्लोर पर मौजूद थे। अब आस्था की सांसें अटकने लगी थी और वह चीखते हुए बोली, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे मेरे पति से मिलना है, मेरे पति को बुलाइए। ऐसा कहते हुए आस्था चिल्ला रही थी। एक पल को आस्था का इतना कॉन्फिडेंस देखकर वो सब भी थोड़ा सा हैरान परेशान हो रहे थे। लेकिन तब तक एक सिक्योरिटी ने महिला पुलिस ने आकर आस्था के दोनों हाथों में हथकड़ियां लगा दी थी, और आस्था अब बुरी तरह से रोने लगी थी। वही देव ने जैसे ही सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया, लिफ्ट के कैमरे के थ्रू ये देखा कि मैडम फिफ्थ फ्लोर पर गई है, और जैसे ही फिफ्थ फ्लोर का कैमरा ऑन किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसकी जुबान कपकपाने लगी, और वह कांपती हुई आवाज में अरमान की ओर देखकर बोला, बॉस मैडम फिफ्थ फ्लोर पर है और फिफ्थ फ्लोर पर इस वक्त पुलिस आई हुई है। अब जैसे ही अरमान लिए सुना, उसे तो ऐसा लगा उसके कानों में किसी ने पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। फटाफट से अरमान अपनी लिफ्ट में गया। टाइगर और मारिया देव तुरंत उसके पीछे पीछे भागते हैं, और तभी से अरमान के लिए कुछ मिनट, जो कि फ्लो पर पहुंचने में 1 से 1.5 मिनट लगने वाला था, वह सेकंड अरमान को ऐसा लग रहा था मानो कि सदियाहों महीने हो। और जल्दी ही फिफ्थ फ्लोर पर अरमान आकर रुका था। लेकिन ठीक उसी वक्त ढेर सारी पुलिस से, जो कि आस्था को बड़ी ही अजीब नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी, वो आस्था को लेकर वहां से जाने लगती हैं। वही मलाइका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने अरमान सिंघानिया की जिंदगी में अपना होने का दावा करने वाली एक लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया था, तो उसे एक अलग ही लेवल की खुशी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट से अरमान बाहर आया और उसने अपने आंखों के सामने का नज़ारा देखा, तो अरमान को आज पहली बार ऐसा लगा मानो कि उसके टांगों में जान ही ना बची हो। वो रोती हुई आस्था को देख रहा था, तो कभी उसके हाथों में लगी हुई हथकड़ी को देख रहा था। वही आस्था की नज़र जैसे ही अचानक अरमान पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाए, और हथकड़ी लगे हुए हाथों से उसने उस पुलिस वाले का हाथ झटक दिया। और अब आस्था दौड़कर सीधा अरमान के सीने से लिपट गई थी और हिचकियां लेकर रोने लगी थी। अब जितने भी पुलिस वाले और निधि, मलाइका और पूरे 100 से ज्यादा लोग थे, जो कि उस वक्त वहां सिंघानिया के लिए काम कर रहे थे, उन सब ने अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखा। उनके तो पूरी तरह से होश उड़ चुके थे और सभी हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वही निधि की भी टांगे पूरी तरह से कांपने लगी, क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में अरमान सिंघानिया को अपनी आंखों के सामने देखा था। अरमान सिंघानिया को अपनी आंखों के सामने देखना उसे अलग ही लेवल का मजा दे रहा था। लेकिन जिस तरह से आस्था ने दौड़कर अरमान को गले से हथकड़ी लगे हाथों से लगाया था, तो उसे अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह लड़की जो कह रही थी वह झूठ तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अरमान सिंघानिया तो अपने आसपास किसी लड़की का होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये लड़की ने तो जाकर सीधा अरमान को जोरों से गले से लगाया था। उनके बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। वही आस्था रोते रोते अरमान के सीने से लगी हुई कांप रही थी और हिचकियां लेकर बोली, हमारी कोई गलती नहीं अरमान जी, हम गलती से यहाँ आ गए, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, आप हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ऐसे कहते हुए आस्था की जुबान कांप रही थी। तभी अरमान ने आस्था के सर पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से उसे सहला रहा था। और फिर एक नज़र उसने पुलिस ऑफिसर की ओर देखा, जिसने आस्था के हाथों में हथकड़ी पहनाई थी। वो पुलिस वाले तो खुद उस वक्त कांप रहा था। और फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसने आस्था के हाथों की हथकड़ी को खोल दिया।
तब अरमान किसी से कुछ नहीं कहा और सीधा उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। आस्था ने अपना सर अरमान के चौड़े सीने में छुपा लिया था। उसे वक्त वो वाकई सुकून चाहती थी। अरमान ने एक नज़र टाइगर और मारिया की ओर देखा और उसके बाद फटाफट से वो आस्था को लेकर सीधा ग्राउंड फ्लोर से आकर अपनी शानदार गाड़ी में बैठ गया था। वही मारिया और टाइगर ने जल्दी ही जितने भी पुलिस ऑफिसर उस वक्त वहां मौजूद थे उन सब की ओर देखकर कहा, आप सबको सस्पेंड किया जाता है। अरमान सिंघानिया की बीवी को हथकड़ी लगाने के जुर्म में आपका सस्पेंशन लेटर बहुत जल्द आप सबको मिल जाएगा। अब पुलिस फोर्स भी कुछ ज़्यादा ही आई थी क्योंकि अरमान सिंघानिया का मामला था। अब तो उन सब के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उनकी सिटी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। वहीं देव ने उन सभी ऑफिस वालों की ओर देखा और तब देव निधि और मलाइका की ओर देखकर बोलता है, तुम्हें हमारी लेडी बॉस के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब जैसे ही मलाइका ने देव से आस्था के लिए लेडी बॉस सुना, वो इतना प्रेशर संभाल नहीं पाती हैं और मलाइका उस वक्त फेंट हो गई थी। निधि उसे संभालने लगी थी। देव ने सारे मामले को सॉर्ट आउट कर लिया था और साथ ही साथ उसे बात के बारे में पता चल चुका था कि आस्था के साथ निधि और मलाइका ने सबसे ज़्यादा बदतमीजी की है, तो इसीलिए उन दोनों को फायर कर दिया गया था। और जो लोग आस्था पर हंस रहे थे उन सबको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। सभी लोग उसे वक्त काफ़ी हद तक सदमे में थे कि इतनी सीधी सादी सिंपल सी दिखने वाली लड़की उनकी लेडी बॉस हो सकती थी। इस बात के बारे में तो वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। लेकिन आज के बाद उन्होंने कान पकड़ लिए थे कि कभी किसी की सीधी सादी ड्रेस पर नहीं जाएंगे और ना ही ड्रेस के हिसाब पर उन्हें जज करेंगे। वेल, आस्था गाड़ी में अरमान के सीने से लगी हुई कांप पड़ रही थी। वही अरमान को अब थोड़ा अफसोस हो रहा था। उसे तो लगा कि आस्था उसे छोड़कर चली गई, लेकिन आस्था तो खुद उस वक्त फंसी हुई थी। अब अरमान की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को वह कैसे हैंडल करें। एक तो इस बात का डर कि कहीं उसे आस्था छोड़कर ना चली जाए, लेकिन फिलहाल आस्था को संभालना ज़्यादा जरूरी था। अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से होल्ड करके रखा हुआ था। बिल्कुल नाजुक सी तो थी आस्था। अरमान की बाजू में उसके सीने में इस तरह से छुपी हुई थी मानो कि अगर वह अपना सर बाहर निकलेंगी तो कोई ना कोई उसे फिर पकड़ लेगा या फिर पुलिस उसे ले जाएंगी। सोचते हुए आस्था अरमान के बेहद क्लोज हो गई थी और अरमान के हार्मोनियम सिस्टम भी थोड़े से बिगड़ गए थे क्योंकि आस्था का इतने करीब होना उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर आग में भत्ते की तरह तपने लगा था। लेकिन फिलहाल वह जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किया बैठा था और आस्था को संभाल रहा था। जल्दी ही सिंघानिया मैंशन आ चुका था। सिंघानिया मैंशन आने पर अरमान ने आस्था से कहा कि वह मैंशन आ गया है, तो क्या वो मैंशन के अंदर जाने के लिए रेडी है। आस्था ने अपनी भीगी पलकें उठाकर अरमान की ओर देखती हैं और अगले ही पल जोरों से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी थी और बोली, फिलहाल मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। ऐसा बोलकर आस्था ने अपना सर अरमान के सीने में छुपा लिया था। वही अरमान ने अब जल्द ही एक नज़र टाइगर को देखता है और उसे आंखों ही आंखों में इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। वही सिंघानिया मैंशन में जोरों जोरों से मेहंदी के फंक्शन की तैयारी होने लगी थी क्योंकि अरमान ने ही आस्था का मूड ठीक करने के लिए मेहंदी के फंक्शन के लिए बोला, तो सभी लेडीज काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वही नानी माँ भी खुश थी कि चलो इस काले दिन के बाद धूप तो निकली कम से कम और अब आस्था बेटी का मेहंदी का फंक्शन का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वो सभी अभी हॉल में बैठकर इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी अचानक सिंघानिया मैंशन में कितने ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे और सभी लेडीज को एक तरफ करके उन्होंने अचानक के पूरी लाइन की सिक्योरिटी सर्कल की दीवार बना दी थी और सभी दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। अब जैसे ही आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान ने ये देखा वो सब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए थे, लेकिन समझ चुके थे कि जरूर कोई ना कोई बात है। उन्होंने टाइगर से जानने की कोशिश की थी लेकिन टाइगर उस वक्त खामोश था, तो इसीलिए उन्होंने भी इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लिया था। वही राधिका, रौनक, साथ ही साथ रश्मि, नानी माँ, प्रियंका सभी पूरी तरह से चौंक गई थी कि आखिर मामला क्या है। इस तरह से इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड सीडीओ से लेकर यहाँ तक कैसे आ गए। तभी मारिया ने उन सबको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी इस तरफ नहीं देखेगा, सबके सब उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। अब प्रियंका थोड़ा सा चीर गई थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि कोई इस तरफ नहीं देखेगा, सब उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। और कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड दोनों तरफ दीवार से बनकर खड़े हो गए थे। लंबे लंबे तगड़े छोटे छोटे सिक्योरिटी गार्ड से लेडीज की तो हाइट वैसे ही कम थी, तो वो तो उन्हें उछलकर भी नहीं देख सकती थी।
लेकिन फिलहाल राधिका, रश्मि और रौनक तीनों ने ही बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लिया था। लेकिन प्रियंका थोड़ी सी टेढ़ी थी, उसे तो ये जानना था कि आखिरकार मामला क्या है। वही आस्था ने एक बार भी अपनी गर्दन बाहर निकाल कर नहीं देखा था। उसने तो अरमान के सीने में अपने सर को छुपाया हुआ था और अपनी गर्म सांसें वह वहीं छोड़ रही थी। वह जल्दी ही अरमान अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में से आस्था को गोद में लेकर सीधा सीडीओ से ऊपर जाने लगा था। वही उसी पल प्रियंका पलटकर सीडीओ पर से ऊपर जाते हुए अरमान को देख चुकी थी। सिक्योरिटी उनके ठीक पीछे पीछे साथ चल रही थी, जिससे जल्दी से किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ने वाली थी। लेकिन प्रियंका ने नीचे बैठते हुए धीरे से सिक्योरिटी गार्ड्स की टांगों के बीच में से आस्था और अरमान को देख लिया था और मन ही मन में आस्था के लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देखकर, इतने ज़्यादा ठाट बाट देखकर वह जलकर कबाब हो गई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आस्था के लिए इतना ज़्यादा तामझाम भी हो सकता है। एकदम महारानियों वाली फीलिंग उसे दी जा रही थी, मानो कि वह कितनी बड़ी हस्ती हो जो उस वक्त किसी को नहीं देखना है और उसे इस तरह से कमरे में लेकर जाया जा रहा था, वह भी मोस्ट हैंडसम इंसान के साथ, अरमान सिंघानिया के साथ। एक बार फिर प्रियंका ने खुद पर ही गुस्सा करते हुए अपने हाथ के नाखूनों को अपने हाथों में काटना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी उसकी नज़र नानी माँ पर पड़ी। नानी माँ को देखते ही प्रियंका ने अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया था। फ्लैशबैक सब लोगों के चले जाने के बाद नानी माँ सीधा प्रियंका के कमरे में गई थी और वहां जाकर उन्होंने प्रियंका को अच्छी खासी डांट फटकार लगा दी थी और कह दिया था कि वो अच्छी तरह से जानती है कि हल्दी के साथ छेड़खानी तूने की है। आखिरकार एक शातिर माँ की शातिर औलाद ही तो पैदा होगी ना। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर इसकी खबर मैंने अरमान सिंघानिया को दे दी तो वह तेरे इतने टुकड़े करेगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगी। इसीलिए अपनी ये छिछोरी हरकत और ये घटिया हरकतें करना बंद कर दे। ऐसा बोलकर नानी माँ ने प्रियंका को अच्छी खासी फटकार लगा दी थी। लेकिन प्रियंका फिर भी कुत्ते की दुम थी जो कि टेढ़ी ही रहनी थी। अब इस तरह से अरमान आस्था को एक बार फिर साथ देखकर उसका खून जलने लगा था। लेकिन उसने सोच लिया, नानी माँ के सामने वह बिल्कुल सीधी सादी बनकर रहेगी। अगर उसने ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की तो नानी माँ 1 मिनट नहीं लगाएगी उसे घर से बाहर फेंकने में। और प्रियंका किसी भी कीमत पर सिंघानिया मैंशन जैसे महल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। जल्दी ही टाइगर ने आकाश और बाकी सबको बता दिया था कि इस वक्त क्वीन की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए किंग उन्हें करने कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही क्वीन की हालत थोड़ा बेटर होंगी उसके बाद वो फंक्शन में आ पाएंगे। ऐसा बोलकर टाइगर ने बड़े ही कम शब्दों में सारी बातें उन्हें समझा दी थी। जल्दी ही सभी सिक्योरिटी गार्ड आस्था के कमरे में चले जाने के बाद वापस चले गए थे। तभी नानी माँ की नज़र मारिया पर पड़ती है। वो बोली, अच्छा वो बेटी तू आ गई, मैं तो तुझे फ़ोन ही करवाने वाली थी। आज रात को मेहंदी का फंक्शन होने वाला है, मैंने तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कमरे में रखवा दिया, फटाफट से जो तुम चेंज कर लो। ऐसा बोलकर नानी माँ मारिया को मुस्कुरा कर देखने लगती हैं। वही टाइगर ने ये सुना तो नानी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया और बिना एक्सप्रेशन के बोला, नानी माँ मुझे लगता है कि इस फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मारिया को मेहंदी नहीं लगेगी। अब जैसे ही टाइगर ने ये कहा नानी माँ घूरकर टाइगर को देखने लगी और मन में कोसते हुए बोली, खुद तो घोड़े जैसा इंसान हो रखा है और इस बच्ची का मेहंदी का फंक्शन है, क्यों इसे मेहंदी भी नहीं लगने देना चाहता है। वही मारिया को वैसे तो कभी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा करता था, लेकिन टाइगर का इस तरह से रोकना कि मेहंदी नहीं लगेगी उसे थोड़ा अजीब लगा और वह अगले ही पल मारिया टाइगर की ओर देखकर बोली, नानी माँ मैं रेडी होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर मारिया अपने कमरे में चली गई थी और अब नानी माँ टाइगर को चिढ़ाने लगी थी कि देखा तेरी बात नहीं मानी, वह मेरी बात मान कर तैयार होने गई है। वही टाइगर नानी माँ को देखकर हूँ करके रह गया था और वह भी सीधा मारिया के पीछे पीछे जाने लगा था। दादाजी उस वक्त थोड़ा सा कश्मकश का शिकार थे। हालांकि जब से उन्होंने आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव ने उन्हें ये बताया कि अरमान भाई ने खुद कहा कि मेहंदी के फंक्शन की तैयारी की जाए तो वो थोड़ा सा बेटर भी फील कर रहे थे। लेकिन अब इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच से आस्था को लेकर जाना उन्हें हैरान कर गया था और जल्दी ही वो उन चारों के साथ स्टडी रूम में मौजूद थे और दादाजी बारी बारी से सबसे पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन उन्हें तो खुद नहीं पता था कि आखिरकार मांजरा क्या है, क्योंकि अबीर सिंह राठौर वाली बात वह दादाजी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे दादाजी की सेहत पर फर्क पड़ सकता था। लेकिन टाइगर जैसे ही वहां आया दादाजी ने टाइगर से क्वेश्चन किया, क्योंकि टाइगर 24 घंटे अरमान की परछाई बनकर उसके साथ रहा करता था, इसलिए टाइगर को कुछ ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था।
अब जैसे ही टाइगर वहां आया, दादाजी ने टाइगर की ओर देखकर सवाल किया कि हुआ क्या है। टाइगर ने बिल्कुल सपाट चेहरा लिए, जो कुछ भी आज ऑफिस में हुआ था, किस तरह से पुलिस बुलाई गई थी, वो सारी बातें तुरंत दादाजी को बता दी थी। अब तो जैसे ही दादाजी ने ये सुना, वो आगे सोचने पर मजबूर हो गए थे, और कहीं ना कहीं मन में उन्हें इस बार की तसल्ली हुई कि चलो, अरमान ने उसे सिचुएशन में आस्था को संभाल उसे प्यार किया। ये उनके लिए काफी बड़ी बात थी। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था को इसी तरह से अपने पूरे जिस्म पर चिपकाए हुए लेकर ही बेड पर बैठ गया था और आस्था को कंट्रोल कर रहा था, और साथ ही साथ बोल रहा था, आप क्यों डर रही है मिसेज आस्था, अरमान सिंघानिया आपका पति आपके साथ है। मुझे लगता है कि आपको इस तरह से नहीं डरना चाहिए, और वैसे भी आपका हबी आपके साथ है। वही आस्था मन में सोचने लगी, हाँ हम जानते हैं कि हमारा क्रूल हबी हमारे साथ है, लेकिन हमें हमारा हबी स्वीट और रोमांटिक ही हमें पसंद है, हमें वो क्रूल वाला हमें पसंद नहीं है। आस्था भले ही धीरे धीरे मन में सोच रही थी, लेकिन अरमान तुरंत बोल पड़ा, मैं इतना भी क्रूल नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। अब आस्था ने अपने सर पर चपेट लगा दी थी, और वह तुरंत अपना छोटा सा सर निकालकर अरमान की ओर देखकर बोली, आखिरकार आपके पास कान्हा जी ने इतने सारे सुपर पावर क्यों दे रखी है, आपको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तभी अरमान आस्था के बिल्कुल कान के पास जाकर एकदम स्वीट सीडेक्टिव वॉइस में बोला, क्योंकि की आपका दिल मेरे दिल के अंदर धड़कता है। जैसे ही अरमान ने एक बार फिर से बड़े ही स्वीट टोन में बात की, आस्था के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने तुरंत अरमान को गले से लगा लिया था। वही अरमान आस्था के गले से लगते ही उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया था, और उसे याद आया कि अबीर ने बोला कि आस्था उससे डरती है। अरमान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आस्था उसे डरे। उसने डिसीजन ले लिया था, वह आस्था के सामने जितना हो सकेगा उतना नर्म बनकर रहेगा, और किसी भी कीमत पर आस्था को खुद से दूर नहीं करेगा, और ना ही किसी को भी इस बात के कहने का मौका देगा कि आस्था उससे डरती है। आस्था उससे डरती नहीं है, वो उससे प्यार करती है। इस बात को वह साबित कर देगा, और अबीर सिंह राठौर को मुंह की खानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अरमान सोचे जा रहा था, और आस्था की पीठ सहला रहा था। कितनी ही देर तक आस्था अरमान के गले से लगी रही। तब अरमान ने आस्था को थोड़ा सा खुद से अलग करके बोला, आज आपका हल्दी का फंक्शन है, मैं चाहता हूँ आप तैयार हो जाए। जैसे ही अरमान ने ये कहा, का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल उठता है, और चहकते हुए बोली, क्या सच में, क्या आपने वाकई मेहंदी का फंक्शन करने की इजाज़त दे दी है। हमने कल रात भी बोला सबको कि हम मेहंदी का फंक्शन करेंगे, लेकिन किसी ने हमारी बात सीरियस ही नहीं ली। लेकिन अब अगर द ग्रेट अरमान सिंघानिया ने बोला है तो मतलब कि फंक्शन होने वाला है। वाओ, सो अमेजिंग। ऐसा बोलकर जल्दी ही आस्था ने अरमान को एक बार फिर जोरों से गले से लगाकर उसके चिक पर एक लाइट किस कर दिया था, और अरमान आस्था के इस तरह से किस करने पर मुस्करा उठा था। जल्दी ही आस्था अरमान को प्यार करने के बाद तुरंत बाथरूम में घुस गई थी। आस्था के जाने के बाद अरमान का चेहरा एकदम बड़ा ही डेंजर और डार्क हो गया था। अगले ही पल अपने लैपटॉप पर उसके हाथ चलने लगे थे, और वह सबसे पहले अमरीश के बारे में पता करना चाहता था कि आखिरकार अमरीश क्या करना चाहता है। और अरमान ने सोच लिया था कि वह अमरीश रायचंद की जान जब तक नहीं लेगा, तब तक वो उसके बेटे वीर को तबाह और बर्बाद नहीं कर देता। इसके लिए उसने वीर की जन्म कुंडली निकालने के लिए देव को लगा दिया था, और देव ने अपने सभी खबरों को एक्टिव कर दिया था। साथ ही साथ अबीर सिंह राठौड़ आगे क्या करने वाला था, तो उसके बारे में भी उसने सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए निकलवा ली थी। वही आस्था जल्दी ही बड़ा ही खूबसूरत ग्रीन कलर का फ्लोरल ग्रीन गाउन पहना था। उसमें आस्था तो बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत कि कोई एक ही बार देखने से अपना दिल हार जाए। आस्था के लंबे घने बाल पूरी तरह से खुले थे। अपने हल्के से आज अपने फेस पर लाइट मेकअप अप्लाई किया था। उसी के अकॉर्डिंग कोहनी तक भर भर कर ग्रीन रंग के कॉम्बिनेशन की चूड़ियां डाली थी। हालांकि अरमान आस्था के जाने के बाद वहां से निकल गया था। आस्था जैसे ही तैयार हुई, वह फटाफट से अरमान को ढूंढने लगी। वह चाहती थी कि उसे तैयार होने के बाद सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अरमान देखे, तो इसीलिए वह अरमान को चारों तरफ ढूंढने लगी थी। लेकिन जब अरमान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो आस्था थोड़ी सी मायूस हो गई, और अगले ही पल मन में बोली कि काश सबसे पहले वही हमें देखते। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, तुरंत पीछे से एक आवाज़ आती है, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब जैसे ही आस्था ने ये आवाज़ सुनी, उसने तुरंत मुड़कर अरमान की ओर देखा। अरमान दरवाजे के पास अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा होकर आस्था को ही देख रहा था। आस्था की खूबसूरती में पूरी तरह से खो गया था। तभी आस्था जैसे ही ने अरमान को देखा, उसने तुरंत अरमान की तरफ दौड़ लगा दी थी और जोरों से उसे गले से लगा लिया था।
वही अरमान ने भी बदले में आस्था के फोरहेड पर एक किस किया और बोलता है आप नीचे जाइए, मैं तैयार होकर आता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान जाने लगा, लेकिन आस्था ने तुरंत अरमान का हाथ पकड़ते हुए बोली नहीं नहीं, हम आपके साथ ही जाएंगे। प्लीज़ आप पहले तैयार हो जाए, तब तक हम आपका वेट कर रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा अरमान ने ओके कहा और जल्दी ही वह भी फटाफट से आस्था के मैचिंग ग्रीन कॉम्बिनेशन का कुर्ता साथ में जीन्स डालकर रेडी हो गया था। अरमान बड़ा ही हॉट और डैशिंग लग रहा था, क्योंकि आज वह अपने नॉर्मल वे से हटकर कपड़े पहन रहा था। हालांकि जब से उसकी शादी प्रियंका से हो रही थी, तब उसने हर एक फंक्शन सिर्फ अपने सूट में ही पूरे किए थे, लेकिन इस तरह से फंक्शन के अकॉर्डिंग उसने कोई ड्रेस यूज नहीं की थी। लेकिन अब तो आस्था के साथ मैचिंग में लाकर कपड़े पहन रहा था, जल्दी ही एकदम परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर बनकर दोनों जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचे और वहां से साथ में नीचे आने लगे, तो सभी लोग उनकी ओर मुस्कुरा कर देख रहे थे, क्योंकि सब तो पहले से ही तैयार थे और पूरे के पूरे मेहंदी का फंक्शन हॉल में ही रखा गया था। चारों तरफ काफी रौनक थी, बहुत ही अच्छे से सारी थीम रखी गई थी, साथ ही साथ थोड़ा डांस वास करने का भी प्रोग्राम था, तो कुल मिलाकर सब कुछ बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा था। जल्दी ही अरमान आस्था के साथ नीचे आ गया था और नानी माँ अपनी आंखों में आस्था की बालियां ले रही थी। रौनक भी बेहद खुश नजर आ रही था कि फाइनल इन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था। सभी के चेहरे पर एक छोटी सी सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट थी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, तभी अभी अरमान और आस्था एक साथ नीचे सीढ़ियों से भी नीचे नहीं आए कि तभी अचानक से कहीं से रोल बजने की आवाजें आने लगी थी। बहुत तेजी से अरोल बजाया जा रहा था। अब ढोल की आवाज सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए और दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। वही आहान और ध्रुव एक दूसरे की ओर देखकर बोलते हैं अरोल का प्रोग्राम किसने रखा, मैंने तो नहीं मंगवाया था। तब ध्रुव बोला मैंने भी नहीं मंगवाया, हो सकता है कि आकाश भाई और सुमित भाई ने मंगवाया हो। लेकिन उन दोनों के चेहरे पर तो खुद हैरानी थी कि यह अरोल अचानक से कहाँ से आ गया। वेल, तभी सबकी निगाह जिस जगह तरफ से रोल बजता हुआ रहा था उस ओर चली गई थी और जैसे ही रोल बजाने वाला का चेहरा दिखाई दिया तो सबकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि रोल बजाकर कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर आ रहा था। वह भी अपने पूरे काफिले के साथ। अबीर सिंह राठौर के आदमियों ने अरमान के सभी आदमियों को गन पॉइंट पर ले लिया था। अबीर सिंह राठौर को वहां देखकर गुस्से से सबकी नसें तन गई थी। इतना ही नहीं, सबके सब गुस्से से एक जगह खड़े होकर अबीर सिंह राठौर को देखने लगे थे। वही आस्था अबीर को वहां देखकर बुरी तरह से घबरा गई और उसने तुरंत अरमान के हाथ को कसकर पकड़ लिया था, क्योंकि अबीर की वजह से अरमान की और उसके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गए थे, यह बात वो समझ चुकी थी। इसीलिए वह अबीर से जितना हो सकता था उतनी दूरी बनाकर रखना चाहती थी। लेकिन यहाँ इस तरह से अबीर सिंह राठौर के आ जाने पर सबकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वही अरमान अबीर को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखकर परेशान हो गया था, क्योंकि उसको पता था अभी कितना बड़ा नौटंकीबाज है और ड्रामा के बगैर अबीर यहाँ से जाएगा नहीं। लेकिन तभी अबीर सिंह राठौर ने वहां जाकर अरोल बजाना शुरू कर दिया था और सीधा आस्था और अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया था और कितनी ही देर तक अरोल उनके सामने खड़ा होकर बजाता रहा। अब अरमान अबीर की ओर देखकर बोला तुम्हारा अरोल बजाना हो गया हो तो टाइगर्स को कुछ पैसे दो और यहाँ से रफा दफा करो। ऐसा बोलकर अरमान ने अबीर किसी सीधे खड़े खड़े मुंह पर ही बेइज्जती कर दी थी। तब अबीर जोरों से हंसते हुए बोलता है अरमान सिंघानिया माए ब्रो, इतना क्यों हाई पर रहते हो हमेशा यार, मेहंदी का फंक्शन है, माहौल चल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी आ जाता हूँ थोड़ा बहुत चिल आउट करने के लिए, तुम हमेशा से ही मुझे देखकर इस तरह से हाइपर हो जाते हो। कहीं ना कहीं अबीर सिंह राठौर बातें तो अरमान सिंघानिया से कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अगर किसी पर थी तो सिर्फ और सिर्फ अबीर पर थी, वो आस्था को ही देखे जा रहा था। वही अरमान सिंघानिया आस्था पर अबीर की नज़रें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब अरमान ने दांत पीसते हुए बोलता है क्या करने के लिए आए हो तुम यहाँ। तभी अबीर थोड़ा सा अरमान के पास जाकर उसके कान में बोला शायद तुम भूल रहे हो हमारे बीच क्या चैलेंज हुआ है, बात प्यार की है। अरमान सिंघानिया और मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे हर हाल में बटरफ्लाई चाहिए, समझे तुम। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, अरमान जो कि आस्था का हाथ पकड़ कर नीचे आ रहा था, उस हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। हालांकि वह बात अबीर से कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में अनजाने में वो आस्था के हाथ को कसकर दबाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आस्था के हाथों को जड़ से उखाड़ देगा आज, क्योंकि उस वक्त उसका पारा अबीर को वहां देखकर बढ़ चुका था।
और अब आस्था की आंखों में अब दर्द उमड़ आया था, क्योंकि उसका हाथ ऐसा लग रहा था कि अगर 1-2 मिनट और अरमान के हाथों में रहा तो उसका हाथ जरूर टूट जाएगा। तभी लेकिन अरमान तो उस वक्त अबीर को देख रहा था, और इस चक्कर में उसे एहसास नहीं रहा कि वह आस्था को हट कर रहा है। तभी आस्था धीरे धीरे बोलना शुरू कर देती है, प्लीज अरमान जी, हमारा हाथ छोड़िए प्लीज। अब जैसे ही आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे, जो कि अबीर ने देख लिए, और साथ ही साथ वह अरमान को बोले जा रही थी, अरमान छोड़िए प्लीज। तब अबीर की निगाहें आस्था के हाथ पर गई, जहां अरमान के नाखून धंसा चुका था और वहां से खून निकलना शुरू हो गया था। जैसे ही अबीर ने ये देखा तो उसके खून में आग लग गई थी, और उसने फटाफट से आगे बढ़कर अरमान के हाथ को कसकर पकड़कर आस्था के हाथों से अलग कर दिया था। और अरमान से हाथ अलग होते ही आस्था जोरों से रोने लगी थी, क्योंकि उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अबीर को घूरने के चक्कर में अरमान ने उसके हाथों पर ध्यान ही नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो आस्था को एक बार फिर तकलीफ दे चुका था। तब अबीर गुस्से से अरमान की ओर देखकर चिल्लाने लगा, तू पागल हो गया, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? मुझे घूरने के चक्कर में तुमने आस्था को तकलीफ दे दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बटरफ्लाई को इस तरह से तकलीफ देने की? हाँ। यह इतना कहकर अबीर ने अरमान के गिरेबान को पकड़ लिया था। वही अरमान तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था को देख रहा था, और उस हाथ को देख रहा था जो अभी अबीर ने आस्था से छुड़ाया था। उसे ऐसा लगा मानो कि उसकी सांसें किसी ने छीन ली हो। इस तरह से आस्था का दूर जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे ही अबीर ने अब अरमान का गिरेबान पकड़, तुरंत आकाश, सुमित, ध्रुव, आहन, टाइगर, मारिया ने आकर अबीर को चारों तरफ से घेर लिया था, और अरमान का गिरेबान अबीर के हाथों से छुड़ाने लगते हैं। लेकिन अभी अरमान की निगाह उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हाथ पर थी, जिस हाथ को अभी अबीर ने छुआ था। तभी अबीर ने उन सबको इस तरह से एक साथ आने पर उन्हें देखकर बोलता है, एक नंबर के चमच्चे हो तुम लोग, कभी कभी अपने इस बॉस को खुद भी कुछ करने दिया करो। जब देखो खुद ब खुद आगे बढ़ते रहते हैं और उसके इशारे पर नाचते रहते हो। ऐसा बोलकर अबीर ने उन सबको बारी बारी से घूरने लगा था। लेकिन तभी टाइगर खुद को संभाल नहीं पाया, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और एक पंच उसने सीधा अबीर सिंह राठौर के मुंह पर दे मारता है। अब अबीर का भी पारा बढ़ चुका था, और उसने भी बदले में टाइगर को लगातार 2 पंच दे मारे थे। अबीर सिंह राठौर एकदम बॉडी बिल्डर था, वह टाइगर से कुछ कम नहीं था। काफी ज्यादा ताकत थी उसमें, लेकिन फिलहाल तो वह अपनी बटरफ्लाई के सामने किसी तरह का कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल कर रहा था। अब एक बार फिर से मेहंदी के फंक्शन में इस तरह से हल्ला काटता हुआ देखकर आस्था का तो दिमाग ही चक्कराने लगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। 2 पावरफुल लोग उसके लिए लड़ रहे थे। वहीं प्रियंका ये देखकर पूरी तरह से किलस रही थी कि इतने हैंडसम और अमीर लड़के इस मामूली सी गंवार लड़की के लिए लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं उसे आस्था से आज बहुत ज्यादा हसद घृणा हो रही थी, बहुत ज्यादा उसकी किस्मत पर जलन हो रही थी। ठीक इस वक्त आस्था ने अपने कानों पर हाथ रखकर जोरों से चीखना शुरू कर दिया। आस्था को इस तरह से चीखते हुए देखकर अबीर सिंह राठौड़ अपनी सेंस में वापस आता है, और उसने टाइगर को छोड़कर वह आस्था को पास जा पहुंचता है और उसे संभालने की कोशिश करने लगा। अभी तक अबीर सिंह राठौड़ ने आस्था को टच नहीं किया था, लेकिन अरमान के लिए अब ये सब देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तब यह अचानक एक तेज आवाज वहां आती है। गोली चलने की तेज आवाज सुनकर सब लोग इस ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उस वक्त आलोकनाथ यानी के दादाजी खड़े हुए थे, जिनके हाथों में बंदूक थी, और उन्होंने ही हवा में फायरिंग किया था। हवा में फायरिंग करके दादाजी अबीर सिंह राठौर के सामने आकर खड़े हो गए थे, और उसकी ओर घूर कर बोले, अबीर सिंह राठौर, अगली बार मेरे पोते और बहू की जिंदगी में आने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी यह घटिया ट्रिक तुम यूज करके मेरे पोते और बहू को अलग कर दोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अबीर सिंह राठौर, अभी तो मैंने सिर्फ हवा में फायरिंग की है। अगली बार अगर तुमने मेरे पोते की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं अगली गोली तेरी ओर चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये बोलकर दादाजी गुस्से से अबीर सिंह राठौर को घूरने लगे थे। लेकिन अब दादाजी के हाथों में बंदूक देखकर अबीर सिंह राठौर जोरों से हंसने लगा, और अरमान के पास जाकर खड़ा हो गया था और बोला, सीरियसली अरमान, सीरियसली अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, और तुम इस बात का डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर मेरे साथ में ना आ जाए, तो तुम दादाजी को अपनी ढाल बनकर खड़ा करना चाहते हैं? वाह, लाइक सीरियसली? ऐसा बोलकर अबीर बहुत जोरों से हंस रहा था। वहीं अब आस्था का सब्र जवाब दे गया था। अभी तो हल्दी के फंक्शन से थोड़ी सी उसकी लाइफ अभी थोड़ी नॉर्मल हुई थी, ऊपर से आज ऑफिस में भी इतना कुछ हो गया था।
लेकिन अब अबीर राठौर के आ जाने से एक बार फिर से सारा सब कुछ एकदम ऊबड़ खाबड़ सा हो गया था। तो इसीलिए अब आस्था सीधा अबीर सिंह राठौर के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और अचानक अबीर के गिरेबान को पकड़कर उसकी ओर नफरत से देखकर बोली, हो कौन तुम? समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बार बार हमारा नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की? हम सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार करते हैं, हम नहीं जानते तुम कौन हो, समझे तुम? हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अगली बार अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम लेने की कोशिश भी मत करना। ये कहते हुए आस्था के होंठ पूरी तरह से कांप रहे थे। वहीं अबीर सिंह राठौर आस्था को इतने करीब देखकर पूरी तरह से मचल उठा था, क्योंकि आस्था के कांपते हुए होंठ उसके खूबसूरत टिमटिमाते हुई आंखें उसे आस्था की कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, वो तो उसे वक्त उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी अबीर सिंह राठौर बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आस्था की अरमान तुम्हें प्यार नहीं करता है, वह तुम्हें डरा धमका कर अपने साथ रखता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें उससे बचा कर ले जाऊंगा और तुम्हारे कदमों में दुनिया जहां की खुशियां रख दूंगा। ये कहते हुए अबीर आस्था को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक चटाक कक की आवाज वहां गूंजती है। आस्था ने अबीर सिंह राठौर को खींच कर एक थप्पड़ दे मारा था। अबीर का चेहरा एक तरफ झुक गया था। तब आस्था तिलमिलाकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अरे मैं कब से तुम्हें समझाया जा रही हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये खामा खा आबेल मुझे सिग मार, हाँ क्या लगा रखा है? देखो अगर अब दूसरी बार तुमने मेरे और मेरे पति के बीच में आने की कोशिश की तो हम तुम्हें दादाजी के हाथ से बंदूक छीनकर इसी से गोली से मार डालेंगे, समझे तुम? ऐसे बोलकर आस्था अबीर को धमकी देने लगी थी। तभी अरमान अबीर के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और आस्था को उसने अपने पीछे खड़ा किया और अबीर के गाल को छूते हुए कहा, ये क्या सड़क छाप आशिक की तरह हरकतें करनी शुरू कर दिया तुमने? अबीर सिंह राठौर, मुझे तो लगा था कि अपने प्यार से खुशी से आस्था को मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये क्या, तुम्हारी तो हरकतें एकदम सड़क छाप आशिक के जैसी हो गई है। हाँ, अबीर सिंह राठौर, अरमान सिंघानिया ने तुम्हें जीने के लिए कुछ दिन दिए हैं, तो जाओ और उन्हें जियो, इससे पहले कि अरमान सिंघानिया अपना वादा भूल जाए। तेरे बाप से वादा किया था कि तेरी जान मैं नहीं लूंगा, लेकिन कब तक मैं इस वादे को निभाऊंगा ये बात मैं भी नहीं जानता हूँ। जल्दी ही अरमान ने आकाश को इशारा किया और आकाश ने सुमित, ध्रुव, आहान सभी ने अबीर सिंह राठौर को पढ़कर धक्के देकर सिंघानिया मेंशन से बाहर लेकर जाने लगे थे। तभी अबीर सिंह राठौर आस्था की ओर देखकर चिल्लाया और फिक्र जताते हुए बोला, बटरफ्लाई मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए अबीर एक नंबर का बेवकूफ लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो आस्था की ओर देखकर खुश होकर बोला, और हाँ, मुझे छूने के लिए शुक्रिया। ऐसा कहकर को अबीर एकदम बड़ा ही सड़क छाप से आशिक लग रहा था, लेकिन वह आस्था का एक पक्का और सच्चा आशिक था, जो इतनी आसानी से आस्था का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वही या अरमान का मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका था और उसने आगे बढ़कर आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे में जाने लगता है। हालांकि आस्था के हाथों में चोट लगी थी, लेकिन अरमान उस वक्त किसी चीज की कोई परवाह नहीं कर रहा था। उसने उसका चोट लगा हुआ हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और लगभग घसीटते हुए अरमान जल्दी ही आस्था को ऊपर कमरे में ले आया और सीधा दरवाजा जोरों से पटक दिया था। सभी लोगों का हैरानी के मारे बुरा हाल हो चुका था। वही नानी माँ तो गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव से अबीर के बारे में सोच रही थी कि ना जाने उसकी बेटी की जिंदगी में ग्रहण लगने के लिए, उसकी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए ये अबीर मुआ कहाँ से मराया। वहीं प्रियंका को अब थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, क्योंकि जिस तरह से अरमान उसे आस्था को एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था और जिस तरह से अबीर अरमान दोनों ही आस्था के लिए झगड़ रहे थे, तो ये बात उसे काफी बुरी लगी थी। लेकिन अब अरमान का बर्ताव आस्था के लिए देखकर उसको दिल को सुकून पहुंच रहा था कि अब अच्छा है, अरमान आस्था पर शक करेगा और उसके शक को बस सिर्फ और सिर्फ प्रियंका को हवा देनी थी। उसके बाद जो वह चाहती थी वह काम हो जाना था। वही पूरा का पूरा फंक्शन स्पॉइल होने के बाद सबका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था और सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। वही राधिका और रश्मि इस वक्त दोनों एक साथ थे और दोनों ही अपने सुने हाथों को देख रहे थी, जहां पर आज राधिका को सुमित के नाम की मेहंदी लगने वाली थी और वही रश्मि को आकाश के नाम की मेहंदी लगने वाली थी। लेकिन दोनों का ही मन पूरी तरह से उदास था और कहीं ना कहीं सोच रही थी कि ना जाने उनकी जिंदगी में शादी है भी या नहीं, क्योंकि हल्दी के फंक्शन में भी ड्रामा हो गया था और मेहंदी के फंक्शन में तो रही सही कसर भी पूरी हो चुकी थी।
कि तभी रौनक और नानी माँ दोनों ही राधिका और रश्मि के पास आ गई। दोनों को वहां देखकर रश्मि और राधिका दोनों ही हैरान हो गई और कंफ्यूज्ड होकर बोली, क्या बात है नानी माँ, आप लोग यहाँ? तब रौनक ने जल्दी ही रश्मि का हाथ पकड़ा और नानी माँ ने राधिका का हाथ पकड़कर बोलती हैं, आप लोगों को क्या लगा कि आप लोगों का फंक्शन में इसी तरह से खराब होने दूंगी? आप लोगों के सुने हाथों पर क्या मेहंदी नहीं लगने दूंगी। मेरे बच्चे, मुझे सबका ख्याल है। पता नहीं मेरी आस्था की जिंदगी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कान्हा जी उसके साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। ये बोलकर नानी माँ थोड़ी सी रुबासी सी हो गई थी और जल्दी ही नानी माँ और रौनक ने मिलकर राधिका और रश्मि दोनों के ही हाथों पर अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी थी और दोनों के ही चेहरे जो मुरझाए हुए थे अब खिल उठे थे। वही दूसरी ओर अरमान आस्था को कमरे में ले आया था और सीधा बेड पर पटक दिया। वही आस्था का हाथ पूरा खून से सन चुका था। जिस हाथों में आज मेहंदी लगने वाली थी वह हाथ आज पूरी तरह से खून से सना हुआ था, खून से रंगा हुआ था। तब आस्था बहुत जोरों से रो रही थी। आस्था का इस तरह से रोना सुनकर अरमान पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। एक तो अबीर सिंह राठौर की बकवास बातें, ऊपर से आस्था का रोना अरमान को काफी हद तक इरिटेट कर रहा था और अरमान ने जल्दी ही आस्था के हाथ को कसकर फिर से पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही आस्था के मुंह से आह की आवाज निकली, अरमान का ध्यान अब आस्था के उसे हाथ पर गया था जिस हाथ पर उसने आस्था को जख्म दिए थे। अब अरमान गुस्से से अपने माथे पर टेप करने लगा था। वो बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। इतना ही नहीं, आस्था को उसे वक्त अरमान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आस्था को डरता हुआ देखकर कहीं ना कहीं उसे अबीर की बातें सच होती नजर आ रही थी कि आस्था तुमसे डरती है, वह तुमसे प्यार नहीं करती। यही सारी बातें अरमान के कानों में गूंज रही थी और वह सोच रहा था कि आस्था तो वाकई उससे डरती है। इसका मतलब अबीर राठौर सच कह रहा था, आस्था उससे प्यार नहीं करती बल्कि उससे डरती है। तभी अरमान थोड़ा सा आगे बढ़ा और आस्था की बाजू को कस कर पकड़कर बोलता है, क्यों डरती हो मुझसे? हाँ, मैं क्या तुम्हें खतरनाक दिखाई देता हूँ? क्यों डरती हो? मुझसे डरना बंद करो, मुझसे प्लीज फॉर गॉड सके डरना बंद करो, रोना बंद करो। मुझे ये तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। प्लीज जस्ट क्वाइट, प्लीज क्वाइट, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल मत रो, मुझसे मत डरो। आस्था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहता हुआ अरमान कुछ अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। इस सिचुएशन में वह आस्था को अपने प्यार का इजहार कर रहा था, जबकि आस्था इस वक्त दर्द से तड़प रही थी। तभी आस्था थोड़े से कपकपाते होठों से बोली, हम आपसे डर नहीं रहे हैं। जबकि अरमान को इस तरह से देखकर उसकी हवा पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अरमान के इस पागलपन को हवा ना देकर आस्था ने उसे बोलती है, वह उससे डर नहीं रही है लेकिन उसे हाथों में दर्द हो रहा है। अब अरमान ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की थी और अगले ही पल बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है? ये दर्द मैंने तुम्हें दिया है क्या? इस वजह से तुम मुझसे डर रही हो? प्लीज 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 आस्था, तुम्हें मुझसे डरना नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, इतना प्यार कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करो, सिर्फ प्यार करो। अब आस्था पूरी तरह से हैरान थी कि वह बता क्या रही थी और अरमान उसे इस वक्त अपने प्यार का एहसास कर रहा था और बता रहा था कि उससे ना डरे। आस्था का काफी खून बहकर बेडशीट पर भी गिर रहा था, साथ साथ उसके सारे कपड़े जो उसने आज बड़ा ही खूबसूरत से आज ग्रीन लहंगा पहना था जिसमें उसकी खूबसूरती कयामत ढा रही थी, वो पूरा का पूरा ब्लड में हो चुका था। लेकिन अरमान तो उस वक्त आस्था को अपने प्यार का इजहार कराए जा रहा था। आस्था बार बार बोल रही थी, अरमान जी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। लेकिन अरमान, आस्था तुम मुझसे मत डरो, प्लीज रोना बंद करो। क्यों डर रही हो मुझसे? हाँ, क्यों डर रही हो? ऐसा लग रहा था अंडस्को कि अरमान तो सुनना ही नहीं चाहता है कि आस्था उसे कहना क्या चाह रही है। वह तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपने मन की कर रहा था। जो उसके मन में आ रहा था वो उसे बड़बड़ाए जा रहा था। अब आस्था का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और पुलिस वालों के डर को लेकर स्ट्रेस में थी। अरमान की सनक देख और बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वह अरमान की बाजू में ही फैंट यानी बेहोश हो गई थी। अब आस्था के बेहोश होने पर अरमान अपनी सेंस में वापस आता है और लगातार अरमान ने 3 से 4 तमाचे अपने ही मुंह पर खींच कर दे मारे थे कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। इसे दर्द हो रहा था, इसे खून निकल रहा था और मैं इसे लगातार एक ही बात पूछ रहा था। जल्दी ही अरमान को रियलाइजेशन हुआ और फटाफट से उसने जोरों से टाइगर को आवाज लगाई। टाइगर जो कि हमेशा अरमान के आसपास ही रहा करता था, पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने मौजूद था। अब अरमान ने तुरंत उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा।
डॉक्टर जो कि 24 घंटे अब अरमान के ही घर में मौजूद थे, तब जल्दी ही डॉक्टर अरमान के कमरे में आ गए थे और उन्होंने आस्था का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। तब तक आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी के सभी बेबसी से कभी आस्था को देख रहे थे तो कभी आस्था के हाथ में लगे चोट को देख रहे थे और सबकी निगाह इस वक्त अरमान पर जाकर ठहर गई थी। तभी आकाश ने सुमित को इशारा किया। सुमित ने जल्दी ही अरमान की बाजू को पकड़ा और उसे लेकर वह सीधा एक अलग कमरे में यानी स्टडी रूम में आ गए थे। वहां आकर उन्होंने अरमान से बातें करना शुरू कर दिया था। वही नानी माँ को जब ये पता चला कि आस्था बेहोश हो गई है, वह भी फिक्रमंद होकर तुरंत आस्था के कमरे में जा पहुंची थी। राधिका, रौनक, साथ साथ रश्मि भी इस वक्त वहीं मौजूद थी। प्रियंका को भी आस्था के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसे आस्था से कुछ खास लेना देना नहीं था। उसने सोचा आस्था मरती है तो मर जाए, बेहोश है तो होती रहे, मेरा इससे क्या लेना देना। ये कहते हुए प्रियंका अपने कमरे में आराम करने लगी थी। उसने जाकर आस्था को देखना जरूरी नहीं समझा था। वही दादाजी भी अब पूरी तरह से मायूस हो गए थे और वह समझ चुके थे कि आकाश सुमित अरमान को लेकर क्यों गए हैं। इसीलिए जल्दी ही सुमित दादाजी भी अभी स्टडी रूम में जमा थे और अरमान केवल सपाट चेहरे के साथ एक जगह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कुछ ना तो दर्द के भाव थे और नहीं किसी तरह का कोई पछतावा था। एकदम बिना एक्सप्रेशन के साथ वह सबकी ओर देख रहा था। तभी दादाजी ने अरमान की ओर देखकर कहा, ये क्या किया तूने? हाँ, क्यों डरा दिया उस बेचारी को इतना? तभी अरमान ने एक बार फिर जैसे ये सुना कि उसने आस्था को डरा दिया है, वह तुरंत बेचैन होकर बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? वो मुझसे डरती नहीं है, वह मुझसे प्यार करती है, सिर्फ प्यार करती है, वो मुझसे नहीं डरती है। अब जैसे ही अरमान ने दादाजी के सामने भी वही बातें रिपीट किया, दादाजी मायूस हो गए थे क्योंकि वह समझ चुके थे कि अरमान का पागलपन एक बार फिर उसे पर हावी हो रहा है। एक बार फिर से अरमान के अंदर वह 6 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है, जिस किसी के दर्द की किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, जो कुछ चाहता था उसे हासिल करके रहता था। तभी आकाश, सुमित ने अरमान के कंधे पर हाथ करके उसे शांत रखते हुए कहा, अरमान तुम आस्था के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हो। अबीर सिंह राठौड़ यही चाहता है कि आस्था तुमसे डरे और वह तुमसे दूर हो और उसका फायदा अबीर सिंह राठौड़ उठा लें। अबीर सिंह राठौड़ ने आस्था को अपना बनाने की जिद बना ली है। जिस तरह से उसने तुमने उसके बाप को मजबूर करके वह जमीन छीनी थी, उसी तरह से अबीर सिंह राठौड़ आस्था को तुमसे छीनना चाहता है। इसके लिए वह तुम्हें इसी तरह से भड़काएगा, इसी तरह से तुम्हारी कमजोरी पर वार करेगा, लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अरमान, अगर तुम इस तरह से कमजोर पड़ जाओगे तो फिर क्या होगा? आस्था कभी भी तुम्हें दिल से प्यार नहीं कर पाएगी और इसी तरह से तुमसे डरेगी। तुम्हें इस तरह से अपने पागलपन को छोड़ना होगा। तुम्हें आस्था को अपने प्यार से अपने प्यार का यकीन दिलाना होगा। तुम आस्था के साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हो और तुम्हें उसके साथ नॉर्मल रहना होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा। ये कहते हुए आकाश और सुमित ने अपने शब्दों में कितने ही सारी बातें अरमान को समझाना शुरू कर दिया था। ध्रुव, आहान भी पीछे नहीं रहे थे और अपने ही शब्दों में वह भी अरमान को इस बात को समझाने लगे थे कि उसे प्यार से आस्था को हैंडल करना है, इस तरह से डरा धमका कर उसे हैंडल नहीं करना है। दादाजी ने भी आखिर में अरमान के सामने हाथ जोड़ लिए और रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि वह अपने आप पर कंट्रोल रखे, बिल्कुल वह अबीर के बहकावे में ना आए, बिल्कुल भी नहीं, और आस्था का पूरा ख्याल रखें। वही ध्रुव अरमान की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा था। ध्रुव अरमान के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता था और साथ ही साथ ये भी समझ चुका था कि इस वक्त अरमान क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए ध्रुव ने आहान के द्वारा कुछ मेडिसिन मंगवा ली थी ताकि वक्त वक्त पर अरमान अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह खाता रहे, जिससे उसके शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका दिमाग संतुलन ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं अरमान अब सबको बारी बारी से घूर कर देख रहा था, मानो कि वो सबको कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं पागल हूं या मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त वह किसी को कुछ नहीं कह पाया, केवल खाली खाली नजरों से वह सबकी ओर देखता रहा था। उसके बाद जल्दी ही ध्रुव ने अरमान को कुछ दिनों तक अपने दिमाग को शांत रखने के मेडिसिन दे लेने की सलाह दे दी थी और अरमान ने वह ले भी ली थी, क्योंकि अरमान आस्था को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ आस्था से प्यार करना चाहता था, 24 घंटे उसके आसपास रहना चाहता था, उसे डराना नहीं चाहता था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। जल्दी ही सबकी बातें सुनने के बाद अरमान अब एक बार फिर से अपने रूम में धमका और वहां जाकर उसने देखा कि आस्था अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर ने उसका हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी
कुछ इंजेक्शन वगैरह उसको दे दिए गए थे। साथ साथ डॉक्टर ने बता दिया था कि अभी उन्हें होश, पूरी रात शायद होश ना आए, अगले सुबह ही उन्हें होश आ पाएगा। तब तक अपने जितना आराम करने दें उतना उनके लिए ठीक रहेगा, और हो सके तो उनके आसपास का माहौल एकदम नॉर्मल रखने की कोशिश करें, क्योंकि वह ज़्यादा स्ट्रेस संभाल नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान ने केवल उसे एक सपाट लुक दिया और डॉक्टर जल्दी ही वहां से चला गया था। उस वक्त सभी लेडीज प्रियंका को छोड़कर आस्था के पास ही जमा थी। प्रियंका को आस्था से कोई लेना देना नहीं था, हालांकि उसे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि आस्था बेहोश है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि वह बेकार में अपनी नींद क्यों खराब करे, जाकर आराम करें। आस्था बेहोश है या मरती है तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए प्रियंका उस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी और उसने एक बार भी आस्था को आकर देखना जरूरी नहीं समझा था। वहीं दूसरी ओर नानी माँ जो कि के सिरहाने बैठी हुई थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। रश्मि, राधिका भी पूरी तरह से उदास थी, वो सब किसी भी आंखों में आंसू थे, और रौनक भी आस्था का हाथ पकड़े बैठी हुई थी। आस्था को इस हालत में देखकर उसे वाकई बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही दिनों में आस्था ने उन सबके दिल में एक अपना खास जगह बना ली थी। स्पेशली रौनक और रश्मि के दिल में दोनों ही आस्था को अपनी बहनों के जैसा ट्रीट किया करते थे। लेकिन राधिका वहां आए हैं भले ही 2-3 दिन हुए थे, लेकिन राधिका भी आस्था को बेहद पसंद करने लगी थी। तभी अरमान के वहां जाने पर अब सब एक दूसरे को देखने लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहें। तभी नानी माँ उठती हैं और अरमान की ओर देखकर बोली, दामाद जी मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। ऐसा बोलकर नानी माँ कमरे से बाहर निकल गई थी। नानी माँ के चेहरे पर आज अजीब से एक्सप्रेशन थे। आस्था की हालत में नानी माँ से देखी नहीं जा रही थी। जिस तरह से अबीर सिंह राठौर साथ साथ अरमान दोनों ही आस्था को लेकर झगड़ रहे थे, अब नानी माँ को अजीब सा डर लगने लगा था। वह सोचने लगी कहीं इन दोनों आशिकों के बीच में फंसकर आस्था को कुछ ना हो जाए, कि कहीं वह आस्था से हाथ ना धो बैठे। नानी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आस्था को खोने का रिस्क वह किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते थी। इसीलिए नानी माँ के दिमाग में अब कुछ अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही थी। वही अब सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान वह भी सब उस वक्त आस्था को देखने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन दादाजी कुछ देर आस्था के पास रुकते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बच्चा बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें इतनी सी भी अब तकलीफ नहीं होने देंगे। कितनी बार आस्था को तकलीफों से दूर रखने की कोशिश की जाती थी, लेकिन हर बार घूम फिर कर तकलीफें आस्था को ही ढूंढ लेती थी। वह जल्दी ही अब सब चले गए थे। सुमित ने एक उचकती सी नज़र राधिका पर डाली थी, साथ ही साथ उसके हाथों में लगी मेहंदी को देखकर वह पूरी तरह से आग बबूला हो उठा था। वह सोचने लगा घर में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इस लड़की को मेहंदी की पड़ी हुई है। ये तो बस जल्द से शादी करना चाहती है ताकि यह उसे हासिल कर सके, लेकिन इस लड़की के तो मैं प्लान पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। कहीं ना कहीं सुमित राधिका को घूरता हुआ जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था, और अरमान एकदम से टूटा हुआ आस्था के पास बैठा हुआ था और उसका हाथ पकड़कर पूरी रात उसे देखता रहा था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर जल्दी ही अपने बड़े से मेंशन में था। जिस तरह से आज धक्के मारकर उसे सिंघानिया मेंशन से निकल गया था, उसके काफी बेइज्जती हुई थी। लेकिन अबीर सिंह राठौर के चेहरे पर इतना सा भी एहसास नहीं था। वही अजीत को अब अबीर सिंह राठौर को देखकर डर लग रहा था, क्योंकि अबीर के और अगर कोई घूर कर या आंख या उठाकर भी देख लेता था तो अबीर यह भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ तो अबीर सिंह राठौर की बेइज्जती पर बेइज्जती हुई जा रही थी। इतना ही नहीं, उसकी जान तक लेने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अबीर सिंह राठौर पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो इस तरह का बर्ताव कर रहा था मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी अजीत अबीर की ओर देखकर बोलता है, बॉस अगर आपके पिताजी को इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दे, अमरेंद्र जी यहाँ आ जाएंगे। तब अबीर घुरकर अजीत को देखते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार मैं उनकी बहू को घर ले आऊं और उनकी मनपसंद जमीन उनको गिफ्ट के तौर पर दूं, उसके बाद मैं पिताजी को यहाँ लेकर आऊंगा। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, अजीत अबीर को ऐसे देख रहा था मानो कि किसी बेवकूफ को देख रहा हो, क्योंकि अबीर वो दो चीज छीनने की बात कर रहा था जिनके बारे में सोचने पर ही अरमान सिंघानिया दुनिया उलट पुलट कर सकता था। अब अजीत को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके बॉस के दिलों दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। वही अबीर इस वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजा कर बोला, फिलहाल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती दिखाई दे रही है, तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा था। अरमान सिंघानिया का चेहरा देखा था तुमने, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसकी दुनिया उलट पलट गई हो। ये बात मैं अब समझ चुका हूँ कि आस्था अरमान सिंघानिया की जिंदगी बन चुकी है मेरी बटरफ्लाई।
लेकिन मैं अपनी बटरफ्लाई को अरमान सिंघानिया के साथ रहने नहीं दूंगा। उसे आना तो मेरी जिंदगी में ही पड़ेगा, वह भी हर हाल में। और देखो अब अबीर सिंह राठौर किस तरह से अरमान सिंघानिया को अपनी बटरफ्लाई से अलग करता है और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आता है। ये बोलकर अबीर अपने कमरे में चला गया था। वहीं अजीत अब कंफ्यूजन से अबीर को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिरकार उसका बॉस करना क्या चाह रहा था और बोलना क्या चाह रहा था। फिलहाल उसने अपना सर झटक दिया और सामने पड़े हुए भुने हुए चिकन पर कंसंट्रेट करने लगा था। वहीं दूसरी ओर पूरी रात अरमान सिंघानिया ने एक और रात जागकर गुजार दी थी और आस्था को पूरी रात देखता रहा। बीच बीच में एक दो बार आस्था हल्का सा नींद में कसमसाई थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। उसकी आंखें अगली सुबह ही खुली थी और जैसे ही अगली सुबह आस्था की आंखें खुली, उसे अपना शरीर काफी ज्यादा कमजोर सा महसूस हो रहा था। एक तो काफी स्ट्रेस और ब्लड भी लॉस हो गया था। अरमान की सनक के चक्कर में कितना ही सारा उसे नुकसान हुआ था। और तभी आस्था ने उठकर अपने सर पर हाथ रखकर हल्का सा अपने बालों में उंगलियों को फहराया, क्योंकि वह अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। उसका सर इस वक्त बेहद भारी हुआ पड़ा था। तभी उसकी नज़र ठीक राइट साइड में बैठे हुए अरमान सिंघानिया पर गई, जिसने अपने हाथों को अपने गालों पर रख रखा था और एक टक आस्था को देखे जा रहा था। आस्था एक बार फिर अरमान को सामने देखकर घबरा गई थी, क्योंकि अरमान की आंखें ना सोने की वजह से एकदम लाल सुर्ख हो गई थी। एकदम ब्लडशॉट उसकी आंखों में जमा हो गया था। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की जो डोरियां थी वह एकदम मोटी मोटी हो गई थी। अरमान बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। हालांकि वो स्मार्टनेस हैंडसम, वो बेहद हॉट और हैंडसम और गुड लुकिंग था, लेकिन इस वक्त उसका जो हाल था उसे देखकर तो अच्छा अच्छा अपनी पेन गीली कर दे। जब आस्था जल्दी ही अपने थूक को निगलते हुए अरमान की ओर देखकर पूछती हैं, अरमान जी आप यहाँ, और आप ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या पूरी रात नहीं सोए? अरमान की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वह पूरी रात नहीं सोया, सिर्फ और सिर्फ एक टक आस्था को निहारे रहा था। अब आस्था की आवाज कांप रही थी और थोड़ी लड़खड़ा रही थी, तो ये बात अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आई और वो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखकर जवाब देता है, क्या हुआ? आप इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? हाँ, आप मेरी बीवी है आफत, और आप मुझे बेझिझक सब कुछ बोल सकती है। आपको मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सो आप मुझसे बिल्कुल खुलकर बोलिए। फिर से दोहराएं, चलिए। आप फिर से मुझे यही क्वेश्चन रिपीट कीजिए, और हाँ, इस बार आपकी बातों में कपकपाहट या घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था केवल घूरकर अरमान को रह गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वह करे तो कर क्या, लेकिन अरमान ने भले ही सॉफ्ट वॉइस में ये बात बोली थी कि जो बातें आस्था ने कांपते हुए बोली है वो फिर से नॉर्मल वॉइस में कहे, लेकिन अरमान का यूं लगातार उसे देखना आस्था को भला नॉर्मल कैसे रख सकता था। आस्था ने फिर खुद से हिम्मत जुटाई और इस बार थोड़ी सी बिना हकलाहट के, बिना झुंझलाहट के और बिना कैपते हुए उसने बोलने की कोशिश की थी, आप यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जैसे ही आस्था ने थोड़े से नॉर्मल वॉइस में ये पूछा, अब अरमान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट थी और अगले पल उसने आस्था को गले से लगा लिया था और उसे किस करते हुए बोला, मैं जानता था तुम मुझसे नहीं डरती हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। देखो कितने प्यार से पूछा तुमने मुझे। हाँ, मैं पूरी रात यहीं बैठा था क्योंकि मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी आफत बीवी को देख रहा था, लेकिन अब तुम्हारा इतना नॉर्मल तरीके से मुझसे बात करना मुझे बहुत पसंद आया। रियली बेबी? ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के गालों पर एक लाइट किस कर दिया और आस्था केवल हल्का सा मुंह खोले हुए अरमान को देखती रही। तभी अरमान उठता है। उठकर उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया, क्योंकि पूरी रात एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से उसके हाथ पांव काफी ज्यादा जकड़ गए थे। अरमान की एक हड्डी की आवाज आस्था के कानों में सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि अरमान के एक हड्डियां इस वक्त एक बड़ा ही प्यारा सा संगीत गुनगुना रही हों। आस्था को उस वक्त अरमान को देखना बेहद पसंद आ रहा था। अरमान भले ही पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन उसका चेहरा उस वक्त खतरनाक के साथ साथ बेहद हॉट और गुड लुकिंग दिखाई दे रहा था। आस्था कितनी ही देर तक अरमान के हैंडसम से चेहरे में खो गई थी। वही अरमान जो कि खड़ा होकर अपना हाथ आगे पीछे ले जाकर अपने शरीर की हड्डियां लचका रहा था। जब उसकी नज़र आस्था पर पड़ी, क्योंकि आस्था ब्लश करते हुए उस वक्त अरमान को ही देख रही थी। अरमान ने ऊपर कुछ नहीं पहना था, केवल लोअर में वहां था। आस्था अरमान के चॉकलेट बाइसेप्स को देख रही थी, चॉकलेट कट के बाइसेप्स को देख रही थी। अरमान का तो पेट हुआ ही नहीं करता था। आस्था सोचती थी कितना पत्थर जैसा शरीर है, लेकिन दिख कितना कमाल का रहा है। अब आस्था को यूं अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अरमान मुस्कुराया और उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी?
अगर तुम्हारा कुछ करने का मूड हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं हाजिर हूँ। अब जैसे ही अरमान ने अचानक से ये कहा, आस्था झेप गई थी और कुछ शर्म के मारे उसका मुंह लाल हो गया था, क्योंकि वो वाकई अरमान को बड़ी ही देर से निहारे जा रहे थी। अरमान का हो हैंडसम सा चेहरा, उसके बिखरे बिखरे से चेहरे पर बाल, मोटे मोटी आंखें जो कि अब थोड़ा सूजने की वजह से भी मोटी हो गई थी, और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अरमान उलझा हुआ सा, बेपरवाह सा, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। आस्था का दिल किया कि वह भी और इसी वक्त अरमान को जोरों से गले से लगा ले, लेकिन तभी उसे अरमान का बिहेवियर याद आने लगा था कि अरमान ने उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया था। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी तो वह एक ही बार लगातार बोले जा रहा, एक ही बात पूछे जा रहा था। आस्था अब काफी ज्यादा कश्मकश का शिकार हो गई थी। तभी अरमान आस्था के पास आगे आया और अपने हाथ की चुटकी बजाते हुए बोलता है, तुम इस वक्त किसके बारे में सोच रही हो? और जब मैं तुम्हारे आसपास रहूं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही तस्वुर करना चाहिए, वाइफी। ऐसा बोलकर अरमान ने एक बार फिर उसके माथे को चूम लिया था। आस्था को इस वक्त अरमान का प्यार करना बेहद पसंद आ रहा था, साथ साथ वो मुस्कुराए भी जा रही थी। अरमान भले ही कितना ही नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आस्था जो कि अब नॉर्मल होने का दिखावा कर रही थी, अंदर ही अंदर पूरी तरह से कांप रही थी।